नमस्कार, मैं सुरेश कुमार द्विवेदी, रीवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से आप सभी जुड़े हुए आदरणीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत स्वागत और अभिनंदन करता हूं बलराम संदेश के 38वें वेबिनार में, जिसका विषय है खेती में जल का प्रबंधन, जो कि एक बहुत जटिल विषय है। सूक्ष्म सिंचाई, कम से कम जल का उपयोग करके हम अपनी फसलों को कैसे पोषित करें, उसके लिए आज हमारे साथ मुख्य वक्ता जुड़े हैं आदरणीय श्री रत्नेश कौरव जी। मैं आदरणीय डॉक्टर डी के प्यासी सर से अनुरोध करूंगा कि वो बलराम संदेश का परिचय दें, फिर उसके बाद हम आगे का वेबिनार शुरू कर सके। आदरणीय डॉक्टर प्यासी सर। धन्यवाद सुरेश जी। मैं डॉक्टर डी के प्यासी वैज्ञानिक हूँ, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत संचालित अखिल भारतीय अलसी अनुसंधान परियोजना। बलराम संदेश की स्थापना, बलराम संदेश एक जो है सोशल प्लेटफॉर्म पे सूचना प्रौद्योगिकी के उन्नत तकनीकियों का इस्तेमाल करते हुए जो है सोशल माध्यम से संचालित किए जाने वाला एक समूह है, जिसमें टीम बलराम के माध्यम से हम जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करने के साथ साथ जो है अभी हमारी वेबिनार की श्रृंखला चल रही है और ये हमारी जो है 38वीं वेबिनार है, जिसका जो है आज का जो विषय है रखा गया है वो समसामयिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री रत्नेश कौरव जी, जो राज्य प्रबंधक हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान इरिगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई एवं कृषि जल प्रबंधन में आज का हमारा जो है वेबिनार आयोजित किया जाएगा। संस्था बलराम संदेश जो है सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके विश्वविद्यालय की सेवा में आने के बाद वर्ष 2015 में जो है सामाजिक सरोकार के अंतर्गत इसकी शुरुआत की। वैज्ञानिक रूप में, क्योंकि किसानों से जुड़ा होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है और साथ ही साथ टीम बलराम के सदस्यों की के साथ में इसको संचालित किया जा रहा है, जिसमें जो है देश में होने वाले सभी प्रकार के नवाचार, नए देश में जो है फसल विशेष में के अंतर्गत जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं, चाहे वो भारत सरकार के आईसीआर के अंतर्गत संचालित हो, चाहे राज्य की कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे एनजीओ हो, इन सभी के द्वारा जो खेती में नित्य नए नवाचार हो रहे हैं, उनकी जानकारी आम किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह संस्था जो है विगत 2015 से जो है संचालित है और इसके माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम खेती की नई नवीन तकनीकी जानकारी, जैविक खेती की जानकारी, बीज उत्पादन एवं प्रबंधन की जानकारी, साथ ही साथ बीज में आत्मनिर्भर कैसे हो किसान, और इस तरीके की सभी जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन माध्यमों से का बेहतर इस्तेमाल करते हुए जो है हम टीम बलराम जो है इसको संचालित करती है। आज के वेबिनार में सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है और मैं जो है आज के वक्ता का परिचय के लिए आदरणीय शिव सर को आमंत्रित करता हूं कि शिव सर आज के हमारे वक्ता श्री रत्नेश कौरव जी के विषय में जो है उनका परिचय दें, जिससे वेबिनार की शुरुआत हो सके। आदरणीय शिव सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज बलराम संदेश द्वारा आयोजित 38वीं वेबिनार में मैं अपनी टीम की तरफ से सभी पार्टिसिपेंट्स व मुख्य वक्ता श्री रत्नेश कौरव जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है, लेकिन कृषि में पानी का सदुपयोग अभी तक नहीं हो पा रहा है। कुछ समझदार किसान हैं जो इस तरफ आए हैं
आज इस ज्वलंत विषय पर हमारे जो मुख्य वक्ता हैं श्री रत्नेश कौरव जी, ये आप जो हैं राज्य प्रबंधक हैं मध्य प्रदेश में किसान इरिगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आपने बीटेक किया हुआ है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से JNKVY जबलपुर से, और आपने जो है फॉर्मर कंपनी जो जैन इरिगेशन है उसमें काम किया है और काफी लंबे समय का अनुभव है आपके पास में। आप किसान परिवार से ही हैं और ये जो आपने अपना कैरियर इसमें चुना है ये भी इसी बात को सोच करके चुना है कि किस तरीके से किसान के पास समस्याएं हैं और पानी को लेकर के हम किस तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि पानी का सदुपयोग हो। तो आज की जो वेबिनार है वो श्री रत्नेश कौरव जी अपने जो अनुभव हैं हमको अभिभूत करेंगे, और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं समझता हूं कि आज के इस वेबिनार से जो वो सिखाएंगे हम उसको सीख के अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि पानी एक वाइटल रिसोर्स है, एक प्राकृतिक संसाधन है, उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। मैं सभी पार्टिसिपेंट से ये निवेदन करता हूं कि वो आज की वेबिनार को ध्यान से सुने, श्री रत्नेश कौरव जी को ध्यान से सुने, उनका जो अनुभव है उसको अपने जीवन में अपनाएं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय न लेते हुए सर को इनवाइट करता हूं, श्री रत्नेश कौरव जी को, कि प्लीज आएं और अपने वचनों से अपना जो अनुभव है उसको हमारे साथ शेयर करें। जी सर प्लीज। सर प्लीज। नमस्कार, आप सबका आज के इस वेबिनार में स्वागत है। सूक्ष्म सिंचाई और जल प्रबंधन इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। अभी पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन दे दूंगा, उसके बाद फिर कोई आपकी क्वेरी है, आपका सवाल है, आपकी जिज्ञासा है, मैं उसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पानी आने वाले समय में और आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी कंपनी का एक छोटा सा परिचय आपको देना चाहूंगा। हमारी कंपनी 1982 में किसान इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को श्री रमेश अग्रवाल जी ने स्टार्ट किया था। पीथमपुर और शोलापुर, पीथमपुर MP और शोलापुर महाराष्ट्र में हमारे प्लांट्स हैं जिनमें हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कंपनी बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाती है और हमारी कंपनी के अंदर 2 डिवीजन हैं, एक है MIS यानी माइक्रो इरिगेशन डिवीजन और दूसरा है पाइप डिवीजन। माइक्रो इरिगेशन डिवीजन में हम ड्रिप से संबंधित सारे प्रोडक्ट बनाते हैं और पाइप डिवीजन में हम PVC पाइप, SDP पाइप, CPVC, केसिंग पाइप, UPVC और अन्य तरह के बहुत सारे पाइप्स बनाते हैं। तो हम शुरुआत से किसानों से रिलेटेड लगभग इरिगेशन से संबंधित सारे सॉल्यूशन हमारे पास उपलब्ध हैं। अलग अलग जगह पर हमारे ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया और डिपोज हैं हमारे। अब हम अपना सेमिनार शुरू करते हैं। जब भी पानी की बात होती है तो पानी के पहले खेती में जो मुद्दा आता है, खेती में बेसिकली 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। एक है बीज, दूसरा है मिट्टी और तीसरा है पानी। तो सबसे पहले हमको अपनी मिट्टी को समझना होगा कि मिट्टी क्या है। तो एक आदर्श मिट्टी के अंदर, जो आइडियल सॉइल है, उसके अंदर मिट्टी में 25% हवा होनी चाहिए, 25% पानी होना चाहिए, 45% मिनरल्स होने चाहिए और अदर मैटर 5% होने चाहिए। तो अभी समझने की बात यह है, अभी जो हम फ्लड इरिगेशन नॉर्मल किसान जो प्रयोग करते हैं वो फ्लड इरिगेशन करते हैं, तो हम इसमें पौधे को पानी नहीं देते हैं, हम खेत को पानी देते हैं। आमतौर पे किसान सामान्य भाषा में भी क्या बोलता है कि अभी
खेत में पानी लगा के आया हूं, फसल में पानी लगा के आया हूं, इस शब्द को हम प्रयोग नहीं करते क्योंकि हम फसल को पानी नहीं देते हैं, हम पानी देते हैं पूरे खेत को। तो अभी ये जो फोटो अभी आपको दिख रही होगी, लगभग ऐसी स्थिति हमारे खेतों में बन जाती है। तो हमको ये समझना होगा कि हमारा जो पौधा है वो मछली नहीं है, तो इतने पानी की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ हमको एक दूसरी बात भी समझनी होगी कि हमारा जो खेत है, हमारा जो पौधा है वो ऊंट भी नहीं है कि बहुत दिन पानी नहीं दे तो भी चलेगा। तो जो पौधा है वो हमारी तरह एक लिविंग चीज है। जैसे कोई हमको बोले कि आप 7 दिन का पानी एक साथ पी लीजिए, 7 दिन का खाना एक साथ खा लीजिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है, जब हम खेत में पानी लगाते हैं तो शुरुआत के कुछ दिन, जैसे हमने 15 दिन के अंतराल में पानी लगाया, तो शुरू के 5 दिन जो है वो खेत लबालब रहता है, उसमें पानी बहुत ज्यादा है। तो जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर की पूरी हवा निकल गई है, पानी ज्यादा भर गया है, तो इसकी वजह से जो पौधा होता है वो परेशानी में आ जाता है और वो अपना जो ग्रोथ है, जो अपना विकास है, उसको रोक देता है और डोमेसी में चला जाता है। फिर उसके बाद वापस स्थिति सुधरती है, पानी कम होता है और नॉर्मल पानी, जो उसको फेवरेबल कंडीशन, जो सबसे अच्छी कंडीशन पौधे को लगती है कि हाँ भैया अब अच्छा है, ना तो ज्यादा गीला है ना ज्यादा सूखा है, तो वो अपना विकास चालू करता है और अधिकतम विकास वो कर रहा होता है। तो वो अपनी जैसे ही फ्लो में आता है तभी फिर उसके बाद पानी की कमी होने लगती है और फिर फिर से पौधा जो है वो पानी की कमी से जूझने लगता है। ये तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं, है ना। अभी पहले नंबर पे पानी ज्यादा था तो पौधा परेशान हुआ, और तीसरे नंबर पर अब पानी की कमी है इसलिए पौधा परेशान है। तो वापस से वो अपनी जो फिजिकल ग्रोथ है, जो अपना भौतिक विकास है, उसको रोक देता है और पूरी ताकत अपनी जान बचाने में लगा देता है, इन दोनों कंडीशन में, ज्यादा पानी में भी और कम पानी में भी। तो उससे क्या होता है कि पौधा अपना विकास रोक देता है और वापस से वो डोमेसी में चला जाता है। तो हमारी फसलों को ना तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए और ना बहुत कम पानी चाहिए, ना बहुत अंतराल में पानी चाहिए, ना बहुत जल्दी जल्दी पानी चाहिए। तो इसका उपाय क्या? क्योंकि हम जब मैनुअल पानी देते हैं तो उसकी तो एक लिमिट है कि हमको अंतराल जो है वो ज्यादा देना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो फिर उसके बाद समय के साथ विकास हुआ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स का। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में बेसिकली 2 हिस्से हैं। एक है DIS, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसको सूक्ष्म सिंचाई या टपक बूंद सिंचाई या ठिबक कहते हैं, और दूसरा सिस्टम है SIS यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट हैं, हम आगे प्रेजेंटेशन में उनके बारे में सीखेंगे। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की सबसे पहले तो हमको क्यों जरूरत है? इसकी जरूरत इसलिए है कि हमको सही समय पर, हमको सही जगह पर पानी देना है, पूरे खेत को पानी नहीं देना है, पौधे को पानी देना है, ठीक है। दूसरा है सही क्वांटिटी में पानी देना है, ना पानी ज्यादा देना है ना ही पानी कम देना है। और तीसरा कि हमको सही समय पे पानी देना है, जब पौधे को जरूरत है तब पानी, जितना जरूरत है उतना पानी। हमको राइट फ्रीक्वेंसी पे पानी देना है, मतलब हमको इंटरवल कितना रखना है ये हम नियंत्रित कर सकते हैं। इन सब चीजों से हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी और हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। तो अभी एक छोटा सा कुछ फायदे हैं ड्रिप इरिगेशन के। इसमें इंक्रीज इन यील्ड, मतलब इसकी जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होती है। तो ड्रिप इरिगेशन से उत्पादन में वृद्धि क्यों होती है ये मैं आगे बताऊंगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम जब ज्यादा पानी देते हैं और जब पानी की कमी होती है, इन दोनों ही परिस्थिति में जो पौधा है वो डोमेसी में चला जाता है और उसका ग्रोथ रुक जाता है। तो दूसरा जो है कि इसमें अर्ली मैच्योरिटी, मतलब समय के पहले आपकी फसल आ जाएगी। वो इसीलिए आ जाएगी क्योंकि दूसरों के पौधे जब अपने विकास रोक के अपने आप को बचा रहे होंगे, उस समय हमारे खेत का पौधा जो है वो अपना विकास कर रहा होगा। तो ये दूसरों से पहले आपकी फसल आ जाएगी। तो ये हम सब किसान भाई हैं, हम जानते हैं कि
जल्दी फसल आने का परिणाम क्या होता है? जल्दी फसल आने का सबसे बड़ा लाभ हमको मिलता है कि हमको अच्छे रेट्स मिलते हैं। आलू, प्याज, लहसुन की जो किसान खेती करते हैं वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि जल्दी फसल आने से क्या फायदा होता है। उसके बाद है वाटर सेविंग। ये एक कॉमन है, किसी से भी आप पूछेंगे कि ड्रिप क्यों लगाना चाहिए, वो कहेगा वाटर सेविंग। लेकिन वाटर सेविंग तो होती है, पर ये उसका छोटा सा एडवांटेज है। अभी आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा में, जहां पे बहुत ज्यादा नहरें थी, जहां पानी बहुत ज्यादा था और आज भी है, लेकिन उसके बाद भी वहां के किसान आज ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा पानी से उनकी जमीनें खराब हो गई हैं, उनमें इतना सॉल्टेशन होता चला जा रहा है कि उनका जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित हो रहा है, उनका उत्पादन प्रभावित हो रहा है। उसके बाद एक हमारा फर्टिलाइजर की बचत होती है। अभी हम जितना फर्टिलाइजर उससे तो ड्रिप इरिगेशन में मिलती है। अभी क्या होता है कि जो किसान है वो क्या कहता है कि मैं खाद फेंकने जा रहा हूं, है ना, खाद देने नहीं जा रहा हूं, मैं खाद फेंकने जा रहा हूं। तो लिटरली हम अभी यही करते हैं कि हम पूरे खेत में खाद देते हैं, और पूरे खेत में खाद देने की जरूरत नहीं है। हमको खाद किसको देनी है? पौधे को। पूरे खेत को खाद नहीं देनी है। इसके बाद आपका बिजली का बिल कम होता है। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जैसे अभी की प्रॉब्लम रहती है, 12 घंटे आती है, तो हम उतने ही देर में ज्यादा एरिया को कवर कर पाएंगे। आपके लेबर की बचत होती है। आज लेबर एक बहुत बड़ा इशू है इंडस्ट्रीज के लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए भी। इसके अलावा हमारी जो जमीनें हैं, जैसे उबड़ खाबड़ जमीन है, तो उसको हमको लेबल करने की जरूरत नहीं है, हम उसमें सीधे ड्रिप इरिगेशन डाल देते हैं। यदि हमको फ्लड इरिगेशन करना है तो हमको उसको एक जेंटल स्लोप, एक सही स्लोप देने की जरूरत होती है। लेकिन माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से यदि हम इरिगेशन करते हैं तो हमको किसी भी तरह के उसमें उसकी लेवलिंग की जरूरत नहीं होती है। और इसमें जो वीड ग्रोथ है, अभी क्या होता है, हम पूरे खेत को पानी देते हैं तो साथ में क्या होता है, जो खरपतवार है उसको भी पानी मिलता है, खरपतवार को भी खाद मिलता है। और आप जानते हैं जैसे अच्छे लोगों से ज्यादा बुरे लोग ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, वो अच्छे लोगों की चीजें को छीन लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही जो खरपतवार है वो करता है, वो ज्यादा पावरफुल होता है, वो ज्यादा मठर होता है। तो वो क्या करता है, वो फसल से जो फसल को मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फसल को मिलने वाली खाद है, जो फसल को मिलने वाला पानी है, वो उससे छीन लेता है और खुद ले लेता है। इसके बाद फिर आपका डिसीज कंट्रोल होता है। अभी क्या होता है, एक आपने देखा होगा कि खेत में जहां भी पानी होगा वहां मच्छर होंगे, ठीक है, तो अलग अलग तरह के जो मच्छर हैं, जो फ्लाइज हैं, वो रोगों की वाहक हैं। तो यदि आपका खेत गीला नहीं होगा तो मच्छर कम होंगे, उसकी वजह से उसको बीमारियां कम लगेंगी। और उसके अलावा जो आपका पौधा है वो ज्यादा मजबूत रहेगा। क्या होता है कि अभी शुरुआत से हमने देखा कि हम बाकी पौधों को जब जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो वो क्या मजबूत हो पाएंगे? वो नहीं हो पाएंगे। तो ड्रिप से या स्प्रिंकलर वाले जो पौधे रहते हैं ये शुरुआत से हेल्दी हैं। जैसे जो बच्चे बचपन से बीमार रहते हैं वो बाद तक भी ज्यादा बीमार रहते हैं, और जो बच्चे बचपन से स्वस्थ रहते हैं वो आगे तक भी ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो बिल्कुल यही पौधे की साथ है कि यदि पौधा मजबूत है तो उसके ऊपर जो डिसीज है, जो बीमारियां हैं, उनका प्रभाव कम से कम होता है। और एक और इसका रीजन है कि अभी जो नई पीढ़ी है, अभी आप देखेंगे हर गांव में जो नई पीढ़ी है वो खेती नहीं करना चाहती है। अभी फावड़ा लेके वो पानी बदलने के लिए वो नहीं जाना चाहती है। पर यदि आपने खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया है तो उसको जाके वहां वाल्व ऑपरेट करना है, तो ये काम कोई भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे थोड़ा सा मैं आपको, अभी ड्रिप इरिगेशन के आगे एक ऑटोमेशन सिस्टम भी आ चुका है, जिसमें कि आप घर पर मोबाइल से बैठे बैठे आपके खेत के अंदर जो वाल्व हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मोटर को ऑन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आ गई हैं, उनके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि इसमें ऑटोमेशन कैसे होता है और ऑटोमेशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है। अभी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के हम कंपोनेंट्स पे आते हैं।
तो इसमें सबसे पहले हमारा मेन लाइन होती है। मेन लाइन जो आपके पानी को आगे लेके जाती है। सबमेन होती है, सैंड फिल्टर होता है, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर होता है, स्क्रीन या डिस्क फिल्टर होता है, वेंचुरी फर्टिलाइजर टैंक होता है, कंट्रोल वाल्व होता है, फ्लश वाल्व होता है, लेटरल लाइंस होती हैं। अभी इन सब के बारे में हम एक एक करके समझेंगे कि किस चीज का क्या उपयोग है और क्यों लगाते हैं। तो ये जो आपको चित्र अभी दिख रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारा कुआं है, ये कुआं या ट्यूबवेल हो सकता है। इसके बाद पंप है, वो आपके पानी को आगे लेके जाता है। अभी ये जो है ये स्टैंडर्ड सिस्टम है, हर खेत में इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि हम कैसा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इस चित्र में सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से सब चीज समझाई गई हैं डिटेल में, तो आपको आसानी से जिससे समझ में आए। तो पंप के जस्ट बाद एक बाईपास वॉल लगा है। यदि एक्सेस पानी है, ज्यादा पानी है, तो ये बाईपास वॉल के थ्रू वापस कुएं में जा सके। अभी जो परिस्थितियां हैं, ये किसानों को बाईपास वॉल की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद एनआरवी है, नॉन रिटर्न वॉल्व है। आपका पानी जो है वो वापस कुएं में ना जाए, क्योंकि आगे आप खाद वाला इंस्ट्रूमेंट इसमें जोड़ने वाले हैं, तो खाद वाला पानी वापस पंप बंद होने के बाद आपके साथ खेत, आपके जो कुआं है, कुएं के पानी में ना मिले, इसलिए हम नॉन रिटर्न वॉल्व लगाते हैं। इसके बाद आता है सैंड सेपरेटर, इसको हाइड्रोसाइक्लोन भी बोलते हैं। ये कैसे काम करता है हम इसको भी समझेंगे। जिन कुओं में या जिन ट्यूबवेल्स के अंदर रेत आती है, तो ये रेत को हटाने का काम करता है। इसके अंदर कोई जाली नहीं होती है ना, लेकिन ये काम कैसे करता है इसको अभी मैं समझाऊंगा। इसके बाद आपका आया वेंचुरी इंजेक्टर, ये खाद देने का होता है, इसके बारे में भी अभी हम समझेंगे। अभी पहले हम इस चित्र में सिर्फ प्लेसमेंट समझेंगे कि कौन सी चीज कहाँ लगती है, किसके बाद लगती है, फिर उसका डिटेल्ड हम आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे। वेंचुरी इंजेक्टर जो है ये खाद देने का काम आता है। इसके बाद है हमारा सैंड फिल्टर, इसको मीडिया फिल्टर भी बोलते हैं। इसमें भी कोई जाली नहीं होती है, इसके अंदर एक रेत भरी होती है। रेत जो है आपको पता होगा कि वो एक फिल्टर का काम करता है। अभी जैसे हम सुनते हैं जो खनन माफिया हैं जो रेत निकाल रहे हैं, रेत निकालने से नदियों के इकोलॉजी पे क्या फर्क पड़ता है। जो नदियों का पानी है वो नेचुरली साफ होता था उस रेत के कारण। उस रेत, तो ऐसे ही इसके अंदर रेत रहती, नदी वाली रेत नहीं रहती, उसमें क्रिस्टलाइज्ड रेत होती है, ज्यादा नुकीली रेत होती है। नदी वाली जो रेत होती है वो गोल हो रहती है, तो ये ज्यादा अच्छे से फिल्ट्रेशन कर पाता है। इसके बाद जो है वो एक सेकेंडरी फिल्टर लगता है जो उसको और बारीक करता है। इसके अंदर जाली लगी होती है, वो इसको फिल्टर कर देता है। इसके बाद हमारी जो लाइन है, एक सीधी लाइन जो दिख रही है, ये मेन लाइन है। मेन लाइन जो है वो आगे तक, अगले खेत तक जा सकती है, इसमें कोई होल नहीं होता है। उसके बाद एक जो लाइन है जहां एक वॉल्व लगा हुआ है, वॉल्व जो है वो सेक्शन का काम करता है। खेत के अलग अलग हिस्सों में हमको बांटना होता है, क्योंकि हम पूरे एक खेत को एक साथ पानी पिला पाना कठिन है, तो हम उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं। इसको हम सेक्शंस कहते हैं, और इस जो पाइपलाइन डली हुई है इसको हम सबमेन कहते हैं। तो एक बड़े खेत में, जैसे 1 हेक्टेयर का एक खेत हो गया, तो उसमें 4, 6, 8, 10 सबमेन हो सकती हैं। मेन लाइन जो है वो कॉमन होगी। सबमेन के अंदर हम क्या करते हैं, फिर होल्स करते हैं, होल करके उनमें रबर के ग्रोमेट बिठाते हैं और ये ट्यूबिंग डालते हैं, अलग अलग लाइन डालते हैं, है ना। इसको पॉलीट्यूब या लेटरल कहते हैं। इनके अंत में हम एंड स्टॉप लगा देते हैं, और जो सबमेन है उसके अंत में हम फ्लश वॉल लगा देते हैं। इसको एक बार आप अच्छे से ध्यान से दिमाग में बिठा लें, फिर हम अभी अगले स्लाइड पे आते हैं। ये मेन लाइन जो बाएं हाथ पे चित्र आपको दिख रहा है, इसमें जिस पाइप के अंदर काली रंग की जो नली लगी हुई है ये सबमेन है, और जिसमें नहीं लगी है वो मेन लाइन है। ये एक ही ट्रेंच के अंदर से गई हुई है। ये पाइप यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो पीवीसी पाइप, इसमें जनरली इसको अंडरग्राउंड करना, यदि पीवीसी पाइप हमने लगाया है तो इसको अंडरग्राउंड करना होता है, क्योंकि पीवीसी पाइप जो है वो धूप से खराब होता है। आपके राइट हैंड में एक दूसरा पिक्चर दिख रहा है, इसमें स्प्रिंकलर पाइप जो कि HDPE मटेरियल से बनता है, उसको हमने सबमेन की तरह इस्तेमाल किया है।
उसमें हमने लेटरल कॉक लगा दिए हैं, जो आपको पीले कलर के दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे नल लगाए हुए हैं। तो जैसे इंदौर या निमाड़ में कुछ जगह पर पानी की बहुत कमी है, मतलब जैसे हम जबलपुर बेल्ट में जाते हैं तो वहां किसी भी ट्यूबवेल से लगभग साल भर एक जैसा पानी मिलता है, कि अभी वो यदि 18,000 लीटर प्रति घंटा पानी दे रहा है तो गर्मियों में भी वो उतना ही पानी देगा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशंस अलग हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बरसात के तुरंत बाद ये 18,000 लीटर पानी देता है, पर जैसे 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 गर्मियां निकट आती चली जाती हैं, इसका डिस्चार्ज कम होता जाता है और ये 8,000 लीटर पे भी आ सकता है। तो इसमें लेटरल कॉक लगाई है कि जितना आप जितने आपकी ट्यूब चल सकती हैं उतनी एक बार में चलाएंगे, उसके बाद की जो नलियां हैं उनको हम अगली बार में चलाएंगे। तो सेक्शनिंग करने की जगह ये एसडीपी पाइप भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है, उसको अंडरग्राउंड करने की जरूरत नहीं है। ये अभी इसमें एक खेत है जिसमें सबमेन लगी हुई है और ऐसे ये ट्यूब्स ऊपर निकाल के छोड़ दिया है। अभी जब कल्टीवेट करना हो, जैसे इस किसान ने जो है वो इस पे वापस से कल्टीवेटर चलाया अपनी फसल निकालने के बाद, तो इसमें से लेटरल लाइन जो है वो उसने हटा दी और सबमेन की जो लेटरल लाइन है वो लगी हुई है, वापस से इसमें ट्यूब जोड़ के और फिर से इसको हम स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद अभी जो मैंने आपको बताया मीडिया फिल्टर या सैंड फिल्टर, ये ऐसा होता है, ये ऐसा खड़ा वाला भी होता है, अड़ा वाला भी होता है, दोनों तरह का होता है। इसके अंदर जो है वो रेत भरी होती है, इसमें 4 वाल्व होते हैं, उनको अलग अलग ढंग से ऑपरेट करते हैं, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, फ्लश वाल्व और बाईपास वाल्व। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हम नदी से पानी ले रहे हैं, जब हम तालाब से पानी ले रहे हैं, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब पानी में यदि गंदगी ज्यादा है, मतलब फिजिकल इम्प्योरिटीज इनको हटाने के लिए, जैसे काई आ रही है, जैसे पत्ते आ रहे हैं, जो बड़ी अशुद्धियां हैं वो निकालने के लिए इस फिल्टर का हम उपयोग करते हैं। ये फिल्टर को पानी को क्लीन कर देता है। उसके बाद कुछ जगह पे, जैसे मैंने अभी बताया था हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, ये रेत हटाने का फिल्टर है। इसके अंदर किसी भी किस्म की जाली नहीं होती है। इसका आप शेप देख रहे होंगे, इसको शंकु फिल्टर भी बोलते हैं क्योंकि शंकुआकार इसका शेप है, कोनिकल इसका शेप है। ये प्लास्टिक और मेटल दोनों तरह के उसमें आता है, मटेरियल में आता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो साइड से आप देख रहे हैं, साइड उसका इनलेट है। तो इनलेट से इसमें पानी दिया, फिर क्या होता है, इसके अंदर भंवर बनती है, भंवर बनती है और वो तेज होती जाती है, क्योंकि नीचे के हिस्से पे आप देखेंगे तो इसका वॉल्यूम धीरे धीरे धीरे, इसका जो आयतन है वो कम होता जा रहा है शंकु के शेप में। तो इसके कारण इसके अंदर भंवर पैदा होती है। भंवर क्या करती है? भंवर हर चीज को अपने अंदर खींच लेती है। तो जो रेत के कण होते हैं वो खींच के आ जाते हैं इसके अंदर। नीचे एक जो टैंक लगा हुआ है, ये कलेक्शन टैंक है, इसके अंदर रेत इकट्ठी होती चली जाती है और जो नल आप देख रहे हैं उसको ऑन कर देते हैं और सारी रेत को बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि यदि हम कोई जाली वाला फिल्टर इस्तेमाल करेंगे तो वो उसमें जल्दी जल्दी रेत जमेगी, इसमें रेत जो है वो निकल जाती है। अभी ये कचरा क्यों निकालना है इसके विषय में हम आगे जब ड्रिपर केस क्या होता है उसके विषय में जब बात करेंगे तब मैं बताऊंगा कि फिल्टर क्यों लगाते हैं हम। इसके बाद स्क्रीन या डिस्क फिल्टर है, इसको सेकेंडरी फिल्टर बोलते हैं। इसमें आप ऊपर वाले चित्र में देख रहे होंगे ऐसी डिस्क होती हैं चूड़ियों जैसी, इनके अंदर बहुत ही बारीक ग्रूविंग होती है। इनको जब आपस में चिपका देते हैं तो बहुत बहुत महीन जाली जैसे ये बन जाते हैं और इनसे जो है वो इम्प्योरिटीज हटती हैं। जो भी आपकी क्लॉगिंग है, जैसे कई कुएं या कई ट्यूबवेल्स के अंदर मिट्टी भी आती है तो ये उसको भी हटा देता है। इन सारे फिल्टर्स को टाइम टू टाइम हमको चेक करके इनको साफ करना होता है। उनको साफ करने का एक तरीका तो ये है कि जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमको फिल्टर जो है वो साफ करने चाहिए। और हर खेत अलग होता है, हर खेत की मिट्टी अलग होती है, हर ट्यूबवेल का पानी अलग होता है, तो किसके यहाँ क्या आ रहा है वो उसको इम्प्योरिटीज कितनी आ रही है, आपके यहाँ कचरा कितना आ रहा है, उसके इंटरवल को आप उससे डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद आया फर्टिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन को अभी तक हमने समझा कि ये पानी को कैसे डिलीवर करता है। अभी इसके अंदर एक पार्ट है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है,
एक है इरिगेशन और दूसरा है फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर, इरिगेशन के थ्रू फर्टिलाइजर पौधों को देना, फसल को देना, ये हुआ फर्टिगेशन। तो फर्टिगेशन के लिए बेसिकली 3 चीजें होती हैं। एक होता है वेंचुरी इंजेक्टर, दूसरा होता है फर्टिलाइजर टैंक और तीसरा होता है फर्टिगेशन पंप। फर्टिगेशन पंप जो है वो बहुत ही बारीक, मतलब कई पीपीएम में आपको कोई चीज देनी है तो वो फर्टिगेशन पंप उसमें यूज करते हैं। तो नॉर्मली खेतों के लिए फर्टिगेशन पंप कोई यूज का नहीं है, ये इंपोर्टेड होता है और महंगा होता है। वेंचुरी इंजेक्टर और फर्टिलाइजर टैंक जो है वो सामान्यतः सारे किसान इस्तेमाल में करते हैं। ये प्रेशर डिफरेंस के ऊपर काम करता है। ये जो चित्र है इसमें आप देख रहे हैं, बाएं हाथ के चित्र में आपको जो है एक सैंड फिल्टर दिख रहा है, एक स्क्रीन फिल्टर दिख रहा है और एक तसला दिख रहा होगा, एक तगाड़ी दिख रही होगी, बड़ा सा टब दिख रहा होगा, उसके अंदर फर्टिलाइजर घुला हुआ है और एक पाइप आया हुआ है। ये पाइप उसका इनलेट है और ये 2 पाइप हैं, ये ऊपर गए हैं, ये वापस पानी में मिलता है। तो ये वेंचुरी इंजेक्टर कैसे काम करता है, ये जो बीच वाला वाल्व है इसको थोड़ा बंद करना पड़ता है, तो प्रेशर डिफरेंस पैदा होता है इनलेट प्रेशर और आउटलेट प्रेशर में। इसके कारण सक्शन इफेक्ट आता है और सक्शन इफेक्ट से जो है वो वेंचुरी इंजेक्टर सक करना शुरू कर देती है और जो खाद है वो आपके पौधों तक पहुंचता है। राइट हैंड के चित्र में आप देखेंगे नीले कलर की एक टंकी आपको दिख रही है फिल्टर के जस्ट नीचे, ये फर्टिलाइजर टैंक है। ये 30 लीटर, 60 लीटर, 90 लीटर, 120 लीटर तक आता है और जितने भी फिल्टर हैं ये भी 10 एम क्यूब, 20 एम क्यूब, 25 एम क्यूब, 30 एम क्यूब, 40 एम क्यूब, 50 एम क्यूब। एम क्यूब समझने के लिए सीधा सीधा समझिए कि इतने 1000 लीटर पानी को ये 1 घंटे में साफ कर सकता है। तो हमेशा आपके ट्यूबवेल का जो भी डिस्चार्ज रहे उससे 1.5 से 2 गुना बड़ा फिल्टर हमको इस्तेमाल में लेना चाहिए, उससे आपके पंप के ऊपर लोड कम से कम पड़ेगा। तो ये वेंचुरी इंजेक्टर है। वेंचुरी इंजेक्टर में थोड़ा सा पंप के ऊपर लोड ज्यादा पड़ता है और फर्टिगेशन टैंक जो है इसके प्रयोग से, खाद की टंकी के प्रयोग से प्रेशर थोड़ा सा ये कम प्रेशर के अंदर भी चल जाता है। लेकिन दोनों का अलग अलग, ये तो दोनों के बीच का एक विशेष फर्क हो गया। जब हम वेंचुरी इंजेक्टर से खाद देते हैं तो पूरे खेत में एक एट अ टाइम एक जैसी खाद जाती है, और जब हम इसको फर्टिलाइजर टैंक के माध्यम से देते हैं तो धीरे धीरे इसमें पानी जैसे जैसे आता चला जाता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है खाद का वो कम होता चला जाता है। इसमें एक ध्यान देने की बात है, जब भी हम फर्टिलाइजर उपयोग में लेते हैं सारे तरह के फर्टिलाइजर जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध हैं या वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध हैं जो पानी में पूर्ण घुलित हों। जैसे डीएपी है वो पानी में नहीं घुलता है, डीएपी इसके माध्यम से नहीं दे सकते हैं। यूरिया जो है वो पानी में पूरी तरह से घुलता है, वो हम दे सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग सारी तरह की खाद हैं जो सॉल्युबल फॉर्म में आती हैं, वो हम इसमें दे सकते हैं। जड़ों में देने वाली सारी दवाएं इसके माध्यम से हम दे सकते हैं। अब होता क्या है, अभी हम नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि किसान खाद देता है तो क्या बोलता है कि मैं खाद फेंक रहा हूं, तो वो लिटरली खाद को फेंकता है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि जो पौधा है वो पूरा कई दिन के लिए पानी एक साथ नहीं ले सकता है, कई दिन के लिए खाद एक साथ नहीं ले सकता है। हमने जब खाद फेंका, खाद फेंकने के बाद हम पानी लगाते हैं तो हमारे खाद का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इन्फिल्ट्रेट होके जमीन के अंदर चला जाता है और बहुत सारा जो खाद का हिस्सा है वो धीरे 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 वातावरण में मिल जाता है। पौधे की एक लिमिट है, मतलब पौधे की एक क्षमता है कि वो एक दिन में इतनी ही खाद उठा सकता है, उससे ज्यादा वो खाद नहीं लेता है। तो बाकी का जो हमारा खाद है वो पूरा वेस्टेज हो जाता है, वो निरर्थक हो जाता है। तो हमको जितनी जरूरत है हम उससे बहुत ज्यादा खाद दे रहे हैं। और उसके अलावा जो आपके डीएपी वगैरह हैं इनमें बेस मटेरियल दूसरा मिलाते हैं, ये मिट्टी के अंदर हार्डनेस को बढ़ाते हैं। ड्रिप इरिगेशन से जब हम पानी देते हैं तो ये पानी जो है वो पूरे खेत को कभी लबालब नहीं करता है। इसकी वजह से जो हमारी जमीन की जो पोरोसिटी है वो बनी रहती है।
मिट्टी में अभी अपन ने देखा कि हवा का होना बहुत जरूरी है, तो हम यदि खेत को लबालब कर देंगे वो पूरी हवा उसमें से निकल जाने वाली है। तो अभी इसके अंदर अभी हम फर्टिगेशन और वेंचुरी दोनों को हम समझ चुके हैं। ये वेंचुरी है आपकी और ये फर्टिगेशन फर्टिलाइजर टैंक है। इसके बाद कंट्रोल वाल्व होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमको अलग अलग सेक्शंस में बांटना पड़ता है। तो अलग अलग साइज के कंट्रोल वाल्व होते हैं, 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची। जैसा हमारा पानी है, जैसी हमारी सबमेन है, उसके अकॉर्डिंग हम वाल्व का चयन करते हैं। और वाल्व के अंत में एक फ्लश वाल्व लगा होता है। फ्लश वाल्व लाइन को ड्रेन करने के काम आता है। ये अलग अलग जगह पे हम कंट्रोल वाल्व देखते हैं। ये किसान ने बहुत अच्छी फिटिंग करवाई है। इसने क्या किया है कि एक ही जगह पे 4 कंट्रोल वाल्व दे दी, उसके लिए खेत में अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। ये अभी एक दूसरी फिटिंग है। इसमें 2 सबमेन आपको दिख रही हैं, एक लेफ्ट की तरफ गई है, एक राइट की तरफ गई है। इस तरह की फिटिंग भी होती है। और जो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि 4 वाल्व एक साथ लगे हुए हैं, वैसी फिटिंग भी होती है। अभी लेटरल लाइन पे आते हैं। लेटरल लाइन बेसिकली 2 तरह की होती है, एक ऑनलाइन लेटरल होती है, एक इनलाइन लेटरल होती है। ऑनलाइन लेटरल जो है वो सिंपल ट्यूबिंग है, उसके अंदर कोई छेद नहीं होता है, सिर्फ पाइप है। वो 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm इतनी साइज की ऑनलाइन लेटरल मार्केट में उपलब्ध है। ये mm जो है वो उसका डायमीटर है, पाइप का जो है वो व्यास है। इसके बाद क्या होता है कि ऑनलाइन लेटरल का प्रयोग हम करते हैं जहां पर हमारा ऑर्चर्ड है, जैसे हमने सीताफल लगाया है या हमने आम लगाया है, जाम लगाया है, वो पौधे जो दूरी पे लगते हैं उनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें हम पहले नली को बिछा देते हैं, फिर उसके बाद जहां पौधा आता है वहां पे पंच करते हैं, इसमें होल करते हैं और एक ऑनलाइन ड्रिपर आगे हम देखेंगे उसको, वो ऑनलाइन ड्रिपर हम वहां पे फिट कर देते हैं। तो ये हो गई आपकी ऑनलाइन लेटरल। उसके बाद हम आते हैं इनलाइन लेटरल पे। तो इनलाइन लेटरल के अंदर क्या है कि एक निश्चित दूरी के ऊपर ड्रिपर लगाते हैं। ये ड्रिपर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से, इसमें पानी यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसा ये पूरी ये ड्रिपर की जो संरचना आप देख रहे हैं, पूरे ड्रिपर के अंदर ये पानी घूमता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह ये पानी घूमता है। इसका कारण ये है कि हम जब इसको इतना ट्रैवल कराते हैं उससे इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और ये बूंद बूंद के रूप में गिरने लगता है। हमने यदि पाइप में ही सीधा छेद कर दिया तो वो तेज धार के रूप में आएगा, जिसकी हमको जरूरत नहीं, हमको बूंद बूंद पानी की जरूरत है। इसमें हम देखेंगे कि एक निश्चित दूरी पर ये ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी जो है वो एक निश्चित होती है। ये 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट, 40 सेंटीमीटर। जनरली ये 2 तरह की दूरियां जो हैं वो अभी हम प्रयोग में लेते हैं। महाराष्ट्र में अभी 50 सेंटीमीटर भी इस्तेमाल में आती है, पर जनरली जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। इसके अलावा ये जो ड्रिपर है इनका एक डिस्चार्ज होता है, मतलब ये 1 घंटे में कितना पानी देंगे। ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी देंगे या 4 लीटर पानी देंगे। कंपनियों के पास 1 लीटर के भी ड्रिपर होते हैं, 2 के भी होते हैं, 4 के भी होते हैं। अभी 1 लीटर का जो ड्रिपर है ये यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, अमेरिका के कुछ जगह पे ज्यादातर इस्तेमाल होता है क्योंकि वहां पे ठंडक ज्यादा है मौसम में, हमारे यहाँ जैसी गर्मी नहीं पड़ती है। अभी उनकी नकल से कई जगह पे किसान जो है वो 1 लीटर का ड्रिपर लगा देते हैं। कई कंपनियां उसको प्रमोट करती हैं कि भाई ये कम डिस्चार्ज वाला आप लगाओ, तो कम डिस्चार्ज वाला उनके यहाँ सक्सेस है क्योंकि उनके यहाँ इतनी गर्मी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे देश में गर्मी ज्यादा है, तो इसलिए हम उसको इस्तेमाल में, कम डिस्चार्ज के ड्रिपर को अभी इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। हमको कम से कम 2 लीटर का ड्रिपर 30 सेंटीमीटर के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर 4 लीटर का ड्रिपर जो है वो 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर की ड्रिपर स्पेसिंग के साथ हमको इस्तेमाल में लेना चाहिए। ड्रिप लाइन जो है वो 2 तरह की आती है। एक ये अभी हमने देखा, ये सिलेंड्रिकल कहलाता है, गोल ड्रिपर इसके अंदर इस्तेमाल में होता है।
और ये फ्लैट ड्रिप है, इसमें फ्लैट ड्रिपर यूज होता है। इसमें आप ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये जो है यहां से पानी आया और ये पूरा ट्रेवल लेंथ पार करते हुए और फिर ये वापस जो है वो बाहर निकलता है, तो ये बूंद में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑनलाइन ड्रिपर है। तो इसमें भी इस तरह की एक डिस्क डली होती है जो उसके पाथ, उसमें एक वाटर पाथ बना रहता है जिससे वो पानी को आगे ट्रैवल करा के उसकी स्पीड को कम करके और बूंद के शेप बढ़े। ये ड्रिपर भी 4 लीटर, 8 लीटर, 16 लीटर के और 30 लीटर का भी मार्केट में आता है। अभी अलग अलग फसलों में ड्रिप इरिगेशन बहुत इस्तेमाल में होता है। ये आप देख रहे हैं, ये गुलाब के फूल में है, ये चने के खेत में है। यहाँ निमाड़ में डॉलर चना बहुत लगता है, तो इसमें चने के डॉलर में भी हम बहुत इस्तेमाल में ये होता है। ये स्टीविया, ये गाडरवाड़ा में एक किसान ने लगाया हुआ है, ये उसका फोटो है। स्टीविया की क्रॉप में एक किसान है, इन्होंने गेहूं में लगाया हुआ है, टमाटर में लगाया हुआ है, मिर्च में लगाया हुआ है, अदरक में लगाया हुआ है, ये केले में लगाया हुआ है। आप देख रहे हैं बहुत अच्छा केला लगाया हुआ है। केला चूने की लाइन डाल के व्यवस्थित बहुत अच्छे से केला लगा हुआ है ये। इसके अलावा कॉटन में, कपास में ड्रिप इरिगेशन बहुत पॉपुलर है और बहुत इस्तेमाल में होता है। ये कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल की फसल है, उसमें लगा हुआ है। ये संतरे के खेत में है। संतरे में, मौसम्बी में, जितनी तरह के आपके साइट्रस हैं, नींबू है, सब में ड्रिप इरिगेशन जो है वो नॉर्मली ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन इसमें इस्तेमाल में होता है। ये जरबेरा है, ये पॉली हाउस के अंदर ये लगा हुआ है। ये आलू की फसल में लगा हुआ है, ये भी आलू की फसल में ही है। ये पौधा आप देख रहे होंगे, ऐसा हेल्दी पौधा होना बहुत जरूरी है। ऐसा हेल्दी पौधा होगा तो हमको अपने आप जो है वो उत्पादन ज्यादा अच्छा मिलेगा। कि ये अलग अलग फसलें हैं, ये मैं कुछ सेकंड्स में चेंज करता जाऊंगा, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि लगभग हर फसल के अंदर आप ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर सकते हैं। एक बिहार के किसान, बिहार में जो है वो जो खेतों का साइज है वो बहुत छोटा है, तो वहां पे भी अभी बहुत पॉपुलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो रहा है। जब आप ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं तो आपको जो पौधा लगाने का जो मेथड है वो ट्रेडिशनल से थोड़ा सा आपको हटाना पड़ता है। यहाँ आप लगभग हर फोटो में देखेंगे तो हमने बेड सिस्टम के ऊपर जो फसल है वो लगाई हुई है। हर किसान ने बेड सिस्टम में ये फसल लगाई हुई है। तो बेड सिस्टम में जब आप फसल लगाते हैं तो उससे प्रॉपर एरिएशन मिलता है, आपके एक्सेस वाटर को निकलने के लिए जगह मिलती है। और जब बरसात में जब पानी ज्यादा हो, जैसे बारिश हो गई, तो बारिश में ये अपने आप नाली बनी हुई है, आपका पौधा ऊपर है, तो ज्यादा बारिश से भी आपका जो पौधा है, जो आपकी फसल है, वो खराब नहीं होती है। तो बेड सिस्टम, ये जो सिस्टम है इसको पेयर्ड रो सिस्टम कहते हैं। इसमें 2 लाइनें हैं पौधे की, वो पास पास लगी हुई हैं, और 2 लाइनों के बीच में एक लेटरल लाइन, ये आपको दिख रही होगी। ये लेटरल लाइन जो है वो 2 पौधों के बीच में लगी हुई है। फिर आप खाली जगह छोड़ते हैं, फिर 2 पौधे लगाते हैं। तो आपकी जो प्लांट डेंसिटी है, पौधों का जो घनत्व है, पौधों की जो संख्या है, वो कई बार बराबर हो जाती है, कई बार वो कम हो जाती है। मोस्टली तो वो कम हो जाती है, लेकिन आपकी जो प्लांट पॉपुलेशन है वो कम होने के बाद भी आपको उत्पादन ज्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि जब भी कोई पौधा हम लगाते हैं, कोई फसल हम लगाते हैं, तो उसको जो चीजें चाहिए वो चाहिए। एक हमको चाहिए पानी, दूसरा चाहिए हमको सनलाइट, तीसरा चाहिए हवा। जब पौधे बहुत घने लगते हैं तो उनको प्रॉपर एक दूसरे
की शेडो मिलती है, एक दूसरे की छांव मिलती है, उतना जो सनलाइट है वो नहीं मिल पाता है, उतनी विंड नहीं मिल पाती है, इस कारण से उतना उत्पादन नहीं हो पाता है। जैसे ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर से जब भी जो किसान इरिगेशन करते हैं उनकी फसल हमेशा ज्यादा आती है, तो वो कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर है कि जो भी उपलब्ध संसाधन है उनका उपयोग ज्यादा अच्छे से होता है, उसमें पौधा शुरू से स्वस्थ बना रहता है। ये अभी ये गुजरात का है डिशा, वहां पर आलू के खेत की ये तैयारी है। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जो है वो ये बेड बना हुआ है प्रॉपर, और उस बेड के ऊपर फिर ड्रिप लाइन डली हुई है। ये ड्रिप लाइन डली हुई है, अभी आलू की स्विंग हो चुकी है, अभी आलू बाहर आना चालू हो गया है। अभी इंदौर वाले पूरे बेल्ट में ड्रिप और लग रहा है, प्याज, आलू और लहसुन मूसली उससे ही लग रहे हैं, ये पूरा निमाड़ और मालवा दोनों क्षेत्रों में। ये देखिए अभी उसके बाद और ग्रोथ आ गई है। अब आप देखिए कि पूरा खेत ढक गया है, मतलब यहां हमको लग रहा था जब सबसे पहले यहाँ पे अडॉप्टेशन चालू हुआ तो उस समय यहाँ इंदौर जिले में पहला आलू के खेत में या पहले प्याज के खेत में ड्रिप लगाने वाला मैं था। तो मैं किसान के परिवार से ही हूँ, तो मैं किसान से जब बात करता हूँ तो मैं उसके फायदे की बात करता हूँ। मैं अपना प्रोडक्ट कभी नहीं बेचने जाता हूँ, मैं उसकी समस्या को सुनता हूँ और उसका समाधान करता हूँ। तो कुछ प्रयोगवादी किसान थे, उन्होंने बोला कि हाँ चलो हम ड्रिप लगाते हैं, तो उनके ढेर सारे सवाल थे। मेरे लिए भी इंदौर में आलू में ड्रिप लगाना पहली बार था, तो उनके जब समस्याएं हमारे सामने आती गई और हम उनका धीरे धीरे समाधान करते गए। सबसे पहले जैसे जिन किसानों ने लगाया उनके पिताजी का ये बोलना था कि तुम लोगों ने इतना कम आलू लगाया, ये आलू कम निकलेगा, तुम लोग खेत बर्बाद कर रहे हो। और जब उसके बाद जब प्रोडक्शन आया तो फिर उन्होंने तुरंत अगले साल 4 गुने ज्यादा जमीन में सिस्टम को इंस्टॉल किया। ये पॉली हाउस के अंदर अलग अलग फसलें हैं, अलग अलग फूलों में। ये देखिए इसमें भी उन्होंने जो सबमेन है वो HDPE पाइप की ली है, क्योंकि इसको वो हटा सकते हैं। जो PVC पाइप की जो सबमेन है वो एक जगह फिक्स हो गई तो हो गई, लेकिन स्प्रिंकलर के ऊपर यदि हमने किया है तो उसको हम एक खेत मतलब बाद में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। गन्ने में ड्रिप इरिगेशन बहुत ही जरूरी है और बहुत अच्छा है, क्योंकि बाकी जो फसलें हैं वो कम टाइम के लिए होती हैं, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इनमें 2-3 महीने के लिए ही इरिगेशन सिस्टम की जरूरत होती है, उसके बाद नहीं होती। लेकिन गन्ने के लिए तो एक बार आपने सिस्टम लगा दिया तो वो पूरे टाइम चलना है आपको। इसमें गन्ने में पानी भी ज्यादा लगता है। अभी हम स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के ऊपर आते हैं। अभी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हमको समझ में आ चुका होगा। स्प्रिंकलर इरिगेशन के भी जो फायदे हैं वो ड्रिप इरिगेशन जैसे ही हैं, कि हमको जो यील्ड है, जो उत्पादन है वो ज्यादा मिलता है, फसल आपकी पहले आ जाती है, पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, लेबर की बचत होती है, आपका जो उबड़ खाबड़ जमीन है उसमें आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है वो जब इसमें स्प्रिंकलर की जब धार निकलती है तो उससे जो पत्तियां हैं वो धुल जाती हैं, तो पत्तियों के धुलने से वो ज्यादा अच्छा फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो उनकी तेज हो जाती है, क्योंकि पूरा प्रकाश उनके ऊपर आता है, धूल हट जाती है। उसके अलावा कुछ इंसेक्ट जो अपने अंडे, कुछ जो इंसेक्ट हैं वो अपने अंडे जो उस पे देते हैं, जब पानी का प्रेशर पड़ता है उससे वो धुल जाते हैं, वो अंडे नीचे गिर जाते हैं, और कई तरह की जो फ्लाइज हैं वो भी मर जाती हैं। इसके अलावा इसका एक अलग फायदा ये है कि जहां पाला बहुत पड़ता है तो पाले के समय यदि इसको हमने चालू कर दिया तो हम जो पाले का प्रभाव है उसको काफी हद तक जो है वो कम कर सकते हैं।
तो अभी हमने इसके वो देखे, इसके अंदर यूनिफॉर्म वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पानी सब जगह एक जैसा मिलता है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं मिलता है। और आपका जो सॉइल मॉइस्चर है वो प्रॉपर बना रहता है। जो अभी मैंने बताया कि सॉइल मॉइस्चर को प्रॉपर बना रहना, सही मायने में बना रहना कि उसके अंदर कितना जरूरी है। इसके अलावा हम जैसे जिनकी नर्सरी तैयार करते हैं, जिन फसलों की, जैसे प्याज हो गया, तो नर्सरी के लिए भी ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। अभी हम टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो एक माइक्रो स्प्रिंकलर है, मिनी स्प्रिंकलर है, ओवरहेड स्प्रिंकलर है और बिग वॉल्यूम स्प्रिंकलर, जिसको हम रेनगन भी बोलते हैं। ये ओवरहेड स्प्रिंकलर है, सब लोग इसको देखा होगा, जानते होंगे, ये सबसे पॉपुलर सिस्टम है। इसके बाद ये रेनगन है, ये बड़ा है, ये ज्यादा पानी को एक बार में निकालता है। ये मिनी स्प्रिंकलर है और ये माइक्रो स्प्रिंकलर्स हैं। इनके बारे में हम अभी डिटेल में समझेंगे। तो जैसा अभी लेआउट देखा था, ये लेआउट अभी स्प्रिंकलर सिस्टम का है। इसमें फिल्टर लगा है। फिल्टर की जरूरत हमको यदि मिनी या माइक्रो हम लगा रहे हैं, मिनी स्प्रिंकलर या माइक्रो स्प्रिंकलर लगा रहे हैं, तो फिल्टर की आवश्यकता है। यदि हम ओवरहेड स्प्रिंकलर या रेनगन लगा रहे हैं तो फिल्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये पंप हो गया। पंप के बाद ये पानी आपका, ये मेन लाइन है, ये स्प्रिंकलर पाइप की लाइन है, उससे आगे कनेक्ट हुआ। फिर फुट बटन असेंबली है। फुट बटन असेंबली से एक राइजर पाइप निकला हुआ है और उसमें एक नोजल कसा हुआ है। इसको जहां जरूरत हो वहां इसमें क्विक कनेक्टिंग टी होता है, मतलब इसको कभी भी तुरंत उसको जोड़ना और निकालना बिल्कुल आसान है। और अंत में हमको एंड कैप लगाना होता है। ये बहुत पॉपुलर है नरसिंहपुर जिले में, जबलपुर, भोपाल, रायसेन, सागर, इन क्षेत्रों में इसका बहुत उपयोग होता है। बहुत सारी फसलों के अंदर इसका उपयोग होता है। ये वाले स्प्रिंकलर आप सबने देखे होंगे। ये अभी ये इस चित्र में और आसानी से समझ में आएगा। ये पंप हो गया। पंप के बाद ये मेन लाइन गई हुई है। ये वॉल्व वगैरह तो नहीं इस्तेमाल में होते हैं ज्यादा। और उसके बाद फिर ये हम अभी ओवरहेड स्प्रिंकलर के बारे में समझ रहे हैं। इसके बाद ये फुट बटन असेंबली है। फुट बटन असेंबली से राइजर पाइप कनेक्ट हुआ और उससे स्प्रिंकलर नोजल हमारा कनेक्ट हो जाता है। ये इस तरह के पाइप हैं। ये जनरली दो तरह के पाइप अभी मार्केट में आते हैं। एक रेगुलर पाइप कहा जाता है, इसमें ये दोनों साइड से ऐसे क्लैंप लगते हैं। उसके अलावा ये सी क्लैंप वाला क्लैंप भी मार्केट के अंदर आता है। ये नोजल आपका पीतल का भी आता है, प्लास्टिक का भी आता है। तो ये स्प्रिंकलर पाइप लगभग हर किसान ने देखे होंगे और हर घर में होंगे। इनकी जो कनेक्टिंग असेंबली, जो फिटिंग्स हैं, इसमें बैंड होता है। ये पंप कनेक्टिंग निप्पल या पीसीएन कहलाता है। टी हो गई। ये फुट बटन असेंबली हो गई। इसमें राइजर पाइप ऊपर कस देते हैं, नोजल कस देते हैं। अभी स्प्रिंकलर जो है ये सेंटर में लगा हुआ है, ये घूमता है, अपनी जगह पे घूमता है और ये थ्रो आता है। तो ये वेटिंग पैटर्न बनता है। अभी स्प्रिंकलर जब आप लगाते हैं तो इसमें एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसको सही स्पेसिंग पे लगाना बहुत जरूरी है। इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं, मतलब एक स्प्रिंकलर का पानी दूसरे स्प्रिंकलर के ऊपर जाना ही चाहिए। यदि वो नहीं जाएगा तो जो वेटिंग पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं बनेगा। तो आपको कहीं ज्यादा पानी मिलेगा और कहीं कम पानी मिलेगा। जो हमारी समस्या है, ज्यादा पानी और कम पानी, मतलब फिर वो हम जैसा एक जैसा पानी चाहते हैं। मतलब हमारी जो फसल होती है, जो भी फसल हमने लगाई है, वो हम चाहते हैं वो एक जैसी क्वालिटी की आए। तो वो कब आएगी? जब एक जैसा पानी हर पौधे को मिलेगा, एक जैसी खाद हर पौधे को मिलेगी, एक जैसी मिट्टी हर पौधे को मिलेगी, तब फिर हम जो है वो एक जैसा उत्पादन उससे ले पाएंगे। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ध्यान में रखना कि उसका थ्रो मतलब आप इसमें मत जाओ कि उसका कितने मीटर का थ्रो है, क्या नहीं है, क्योंकि हर पंप का प्रेशर अलग है, हर पंप का आपका डिस्चार्ज अलग है, हर पंप का जो वो सब अलग अलग है। तो इसलिए उस पर ना जाते हुए हम सिर्फ इतना समझें कि
जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है वो कितना पानी दे रहा है, उसकी जगह हमारा नोजल का पानी, एक नोजल का पानी दूसरे नोजल पे जाना चाहिए, बस ये हो गया उसका ओवरलैपिंग सिस्टम। क्योंकि यदि पानी, जैसे हम प्रेशर जो है वो हमको देखना पड़ेगा, प्रेशर परफेक्ट होना चाहिए, तब हम जो पानी है वो एक जैसा होगा। ये इसमें आप चित्र में आसानी से समझ पाएंगे कि थ्रो जो है, स्प्रिंकलर का थ्रो जो है वो यहां तक जा रहा है, ये करेक्ट प्रेशर में वेटिंग पैटर्न ऐसा बनेगा। और यदि लो प्रेशर हुआ तो भी अलग बनेगा, हाई प्रेशर है तो भी अलग बनेगा। हाई प्रेशर में क्या हुआ कि हमारा जो बीच में पानी है वो ज्यादा हो जाएगा और किनारों पे कम हो जाएगा। तो ऐसा त्रिभुजाकार शेप आना चाहिए, तब हमको परफेक्ट वेटिंग पैटर्न मिलता है। अभी हम ओवरहेड स्प्रिंकलर हमको समझ में आ गया है, बहुत कॉमन स्प्रिंकलर है, सब जगह चलता है। उसको अडॉप्ट करने के बाद उसकी अगली पीढ़ी आती है मिनी स्प्रिंकलर। मिनी स्प्रिंकलर प्लास्टिक का स्प्रिंकलर होता है, इसका जो डिस्चार्ज है वो उससे कम होता है। जैसे वो यदि 2000 लीटर दे रहा है तो ये 700 लीटर पानी ही देता है ना। तो इसमें नंबर ऑफ नोजल ज्यादा चल सकते हैं उतने ही पानी में। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो ड्रॉपलेट है, जो बूंद का साइज है वो छोटा होता है, वो बारीक होता है। तो इससे जो है वो आपके जो कोई भी जो पौधे को ये नुकसान कम पहुंचाता है। जैसे फ्लावरिंग के समय परागकण झड़ने की जो समस्या आती है कई बार ओवरहेड स्प्रिंकलर में, वो इसके अंदर नहीं आती है। ये आलू, प्याज, लहसुन, किसी भी तरह की फसल में ये आसानी से चलता है और बहुत पॉपुलर है। इसको हम अभी समझते हैं। अभी जैसे मैंने प्लेसमेंट हमने समझा, ड्रिप इरिगेशन जैसा इसका प्लेसमेंट होता है। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि मिनी स्प्रिंकलर में फिल्टर लगाना जरूरी है, तो इसमें ये फिल्टर लगता है। उसके बाद आपकी मेन लाइन आती है। अभी मेन लाइन वापस पीवीसी की भी हो सकती है और एसडीपी की भी हो सकती है। उसके बाद फिर उसके बाद 1 इंची की ये लाइन आती है। इसमें ये स्प्रिंकलर पाइप की समझ में आ रही, पर इसमें आपको समझना होगा ये कि ये लेटरल जो है वो 1 इंची 32 mm की लेटरल लगी हुई है, उससे फिर कनेक्ट करते हैं, हम आगे समझेंगे। ये देखिए ये मेन लाइन है, ये मेन लाइन स्प्रिंकलर पाइप की ही है। स्प्रिंकलर पाइप का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 20 फीट होता है, यानी 6 मीटर होता है। इसकी जो स्पेसिंग है वो हमको 28 मीटर, 29 मीटर या 30 मीटर रखनी होती है। तो अभी जैसे बोलते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो उसी संदर्भ में अभी हमारी कंपनी ने एक नया पाइप लॉन्च किया, 14 फीट का पाइप। तो हम 14 फीट के 2 पाइप लगाते हैं, उसके बीच, उसके बाद में फिर इस तरह का एक स्पेशल कनेक्टर बनाया हमने 1 फीट का। ये कनेक्टर हम लगा देते हैं। उस कनेक्टर पे एक सर्विस सैडल लगती है, सर्विस सैडल के बाद एक वॉल्व लगता है और उसके बाद फिर कनेक्टर लग जाता है जिसमें 32 mm यानी 1 इंच की जो नली है वो जुड़ जाती है। इसको लगाने का हमारा पर्पज है, पहले किसान क्या करते थे, ये जो स्प्रिंकलर पाइप आपको दिख रहा है, ये स्प्रिंकलर पाइप में हर 29 फीट पे होल करते थे। होल करने के बाद उसमें ये सर्विस सैडल लगता था, सर्विस सैडल लगाने के बाद वॉल्व लगाते थे और ये लाइन को आगे बढ़ाते थे। लेकिन क्या हुआ कि उनका जो पाइप है वो एक तरह से वेस्ट हो गया। ये सिर्फ इस फसल में काम आ सकता है या सिर्फ इस पर्पस से काम आ सकता है। तो चूंकि एक किसान परिवार का होने के नाते ये मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम पाइप का स्टैंडर्ड साइज को हटा के और कुछ नया साइज इसके अंदर बना दें। तो हमने ये साइज इसके अंदर लेकर आए जिससे ये पाइप को और दूसरे काम में भी किसान इस्तेमाल में ले सकता है। उसका पाइप खराब नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन सरल हो जाता है। ये देखिए अभी ये खेत के अंदर लगा हुआ है, ये इसका पाइपलाइन आया है। पाइपलाइन से ये जो स्पेशल अडॉप्टर है वो लगा हुआ है, ये वॉल्व लगा हुआ है। वॉल्व के बाद ये 32 mm का पाइप लगा हुआ है। 32 mm के पाइप में फिर होल करके और फिर ये एक ट्यूब लगता है और फिर ये नोजल लग गया और एक जीआई रॉड जो है वो लगी रहती है। ये देखिए इस तरह का, इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा होगा अभी, ये मिनी स्प्रिंकलर है हमारा। मिनी स्प्रिंकलर का ये अडॉप्टर है, अडॉप्टर से ये ट्यूब आया है, ट्यूब कनेक्ट है एक 32 mm की लैटरल के साथ। इसमें मेल फीमेल कलेक्टर होता है, कनेक्टर होता है। इसको निकालना और वापस से लगाना बहुत आसान है, सिर्फ
प्लग एंड प्ले है, ये कोई भी कर सकता है। अभी खेत के अंदर आप देख रहे हैं इस तरह से सिस्टम चलता हुआ नहीं करता ही है, आराम से होगा। मालूम है मेरे को सर, सगला मालूम है, सगले कार्यक्रम देखते हैं। चलो परेशान नहीं करना कोई को, चलो मेरे को लग रहा है ये भी बेड, अगर बेड पर अगर इस तरह से ये खेत में चलता है और बहुत ही बारीक फुहार ये देता है। मिनी स्प्रिंकलर जो है वो आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, किसी भी फसल में, चना, गेहूं, किसी भी फसल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम माइक्रो स्प्रिंकलर पर आते हैं। माइक्रो स्प्रिंकलर का स्पेसिंग है वो और कम होता है, ये लगभग हर 3 मीटर पे लगता है। जैसे वो लगता है हर 9 मीटर पे, 8, ऐसे ही ये हर 3 मीटर पे लगता है। इसका जो ड्रॉपलेट साइज है ये और बारीक है, तो आपको नर्सरी तैयार करनी है उसके लिए परफेक्ट है। और दूसरी फसलें में भी यदि ये लगाया, आलू, प्याज, लहसुन, किसी भी फसल में इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा आती है और ज्यादा पास पास जो नोजल हैं ये ज्यादा पास पास आते हैं, तो थोड़ा सा इसका रख रखाव थोड़ा कठिन है। तो मैं सजेस्ट क्रॉप में लगाने के लिए नहीं करूंगा आपको, क्योंकि इसका कॉस्टिंग ज्यादा आता है। तो इसकी जगह हम जो है फसल में मिनी स्प्रिंकलर ही लगाएं और इसको जो है वो हम नर्सरी के लिए रखें। ये अलग अलग साइज के स्प्रिंकलर्स आते हैं, इनका अलग अलग स्पेसिंग, इसकी दूरी अलग अलग होती है, इसकी ड्रॉप लेट अलग तरह की होती है, इसकी बनावट अलग अलग तरह की होती है। अभी माइक्रो स्प्रिंकलर चलने पे कैसा दिखता है, ये खेत में लगा हुआ है, ये देवास जिले के किसान के यहाँ लगा हुआ है। ये हर 3 मीटर की स्पेसिंग पे ये लगा हुआ है। रुकिया। अभी इसके बाद एक और सिस्टम पे हम आते हैं, ये है रेन गन। ये इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ उतना प्रेशर और उतना डिस्चार्ज मिल नहीं पाता है। ये बड़े खेतों में उपयोग होता है जनरली, और इसका ड्रॉपलेट साइज सबसे बड़ा है, मतलब ओवरहेड स्प्रिंकलर से भी बड़ा इसका ड्रॉपलेट का साइज है। तो ये गन्ने जैसी फसलों में उपयोगी है, लेकिन जो जिन फसलों का जो फूल है वो थोड़ा संवेदनशील है, उनमें हम इसका इस्तेमाल करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि इसका ड्रॉपलेट साइज बड़ा होता है, तो ये उसको फूल को झड़ा देगा, तो जिससे आपका उत्पादन प्रभावित होगा। ये देखिए रेनगन कुछ इस तरह से चलता है। ये पूरी मोटर का पानी, मतलब आपका 5 हार्स पावर हो, 10 हार्स पावर हो, ये पूरे मोटर का जो पानी है वो एक ही रेनगन बाहर निकाल देता है। तो ये बहुत ही सुविधाजनक तो है, इसको अलग अलग तरह से लगा सकते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं ये क्विक कपलिंग इसमें ये क्विक कपलिंग वॉल्व के थ्रू लगा हुआ है, इसको एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगा सकते हैं। साथ ही ये रेनगन का स्टैंड के साथ ये रेनगन है, तो ऐसा एक स्टैंड आता है, इससे आप जो आपका स्प्रिंकलर पाइप है उससे कनेक्ट करके और इसको जगह जगह, एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव कर सकते हैं। तो ये पोर्टेबल होता है। तो अभी ये प्रेजेंटेशन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। अभी हम 2 मिनट बाद आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो आपके जो जो प्रश्न हैं वो एक एक करके हम लेंगे, और इस संबंध में मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कि हर प्रश्न का मैं आपको उत्तर दूं।
2 मिनट बाद हम वापस शुरू करेंगे। जी धन्यवाद रतेश जी। मेरा अनुरोध है अपने साथी पंकज पटेल जी से और हमारे साथ में अन्य जो एडमिन टीम से सदस्य हैं उनमें आप सभी एक एक करके जो है आपके चैट बॉक्स में जो भी सवाल आए हैं और जिनके परिचय के साथ आए हैं उनके सवाल जो है हम लोग अपने मुख्य वक्ता के साथ रख सकें, जिससे कि जो भी जिज्ञासाएं हैं वो सभी की क्लियर हो सके इस बारे में। तो आपके सवालों का स्वागत है चैट बॉक्स में भी, और हम आपके माइक को ऑन करने जा रहे हैं जिससे आप सभी अपने सवाल को अपने परिचय को देते हुए रख सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का। जी आपका माइक ऑन कर दिया गया है, और पंकज भैया आपसे आग्रह है कि आप चैट बॉक्स से भी जो भी सवाल हो वो मीन टाइम में आप निकाल के रख सकें। जी भैया। जी सर, अब आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। हाँ जी धन्यवाद। आप में से जिनके भी सवाल हों अपना परिचय दें और आपके सवाल रखें प्लीज। आप सभी अपना माइक ऑन कर सकते हैं। आप ये परमिशन ग्रांट कर दी गई है। पंकज भाई चैट बॉक्स में से कोई सवाल है? हाँ भैया, मैं चैट बॉक्स से ले लूं क्या? हेलो, हाँ सर आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न रखें। परिचय देते हुए। सवाल है शुभम जी। जी सर आपकी आवाज थोड़ी दूर से आ रही है तो सर। हेलो, अब ठीक आ रही है? हाँ जी हाँ जी जी। हाँ भैया। ये विजय मीना जी ने पूछा है कि 1 एकड़ ड्रिप की क्या कीमत रहेगी? विजय मीना जी बीकानेर राजस्थान से हैं सर। तो हाँ। वैसे तो राज्य विशेष में ही कुछ अलग कीमत रहेगी, लेकिन रत्नेश भैया आपका कोई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का जो कॉस्ट है सर, ये सर्वे करने पे एग्जैक्ट चलता है, पर जो स्टैंडर्डाइज्ड है कि किस फसल में हमको लगाना है उसके अनुसार इसका कीमत जो है वो अलग अलग होता है। हमको किस फसल में लगाना है? ये फसल इन्होंने नहीं दी है, नॉर्मल पूछा तो है मैं एक जनरलाइज आपको बता देता हूं कि यदि हम ISI मटेरियल के साथ इसको लगाते हैं तो लगभग 1.25 लाख से का खर्चा इसके अंदर आता है सब्जियों के लिए, मतलब जिसमें आलू, प्याज, लहसुन, आपका डॉलर चना, कॉटन, ये सब चीज इसके अंदर कवर हो गई जो रो क्रॉप्स है उनके अंदर। और जैसे यदि आपके फल लगे हुए हैं तो एक हेक्टेयर का बता रहा हूं मैं, है ना, खर्चा 1.25 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर सब्जियों के लिए। और यदि फल लगे हुए हैं आपके जैसे 6 मीटर बाई 6 मीटर पे लगा हुआ है तो लगभग 25,000 रुपए का खर्चा इसके अंदर आता है। ये ऑप्शन हुआ जो ISI मटेरियल है, जो कि लगभग आपको 10 साल की सर्विस, 12 साल की सर्विस आपके रख रखाव के ऊपर है, वैसी देगा। और यदि आप इसके अंदर जो लेटरल है वो नॉन ISI भी आती है, उसमें यदि जाते हैं तो खर्च काफी कम हो जाता है। ये जो है आपको 30 से 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के आसपास आपको इसमें खर्चा आएगा। ये 16 mm का पाइप रहेगा सर या 12 mm का? ये 16 mm का पाइप रहेगा सर। 16 mm का लैटरल पाइप। हाँ जी। सवाल है युद्धवीर सिंह जी हैं सोनीपत हरियाणा से, तो ये पूछ रहे हैं कि HDP पाइप 3 किसानी पे बागवानी के लिए क्या लागत होगी, और ये हरियाणा का है तो शायद वहाँ के हिसाब से आपको अगर जानकारी है तो प्लीज इनको HDP पाइप जो है उसके बारे में पूछा है। जी हाँ सर, मैं बताऊंगा बिल्कुल। जो HDP पाइप है, SDP पाइप, एक तो स्प्रिंकलर पाइप को भी लोग SDP पाइप बोलते हैं, तो SDP जो स्प्रिंकलर पाइप है
ये लगभग 600 रुपए का एक पाइप आता है। इसका 20 फीट या 6 मीटर की इसकी लेंथ होती है। और यदि आप उसकी जगह ये लेना चाहते हैं, अपना एसडीपी रोल यदि लेना चाहते हैं, तो एसडीपी रोल जो है वो लगभग आपको 125 से 150 रुपए मीटर में उपलब्ध रहेगा। जगदीश, अगला सवाल है जगदीश मंडलोई जी का। ये पूछ रहे हैं कि गन्ना फसल में कितने समय ड्रिप चलाना चाहिए। ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये जो है मतलब ये साइंस से ज्यादा ये आर्ट है ना, कि हर खेत जो है वो अपने आप में अलग होता है। हर खेत की मिट्टी अलग होती है, हर किसान का जो पंप है वो साइज अलग होता है। तो इसका कोई मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम कोई नहीं बता सकता है कि इतनी देर आप चलाएंगे किसी भी मिट्टी में ओके रहेगा। तो अलग अलग मिट्टी के लिए इसका अलग अलग टाइम रहता है। मैं एक सिंपल तरीका आपको बता देता हूं कि आपने पहली बार जब इरिगेशन दिया, इरिगेशन के बाद फिर आप उसकी जो मिट्टी है वो 2 इंच हटा के उसके नीचे की आप मिट्टी को उठाएं, उस मिट्टी को उठा के एक लड्डू बनाएं। उस लड्डू को आप 1 मीटर की हाइट से छोड़ दें। यदि वो आसानी से बिखर जाता है तो फील्ड कैपेसिटी पे आपकी मिट्टी आ चुकी है, उसको इरिगेशन की आवश्यकता है। जनरली जो है वो हर 3 दिन में आपको गन्ने के अंदर जो है वो पानी लगाना चाहिए और 2 से 2.5 घंटे आपको पानी लगाना चाहिए, है ना। मतलब आपके उसके अंदर हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। गन्ने को जितना ज्यादा सनलाइट मिलेगा, सूरज की रोशनी जितनी ज्यादा मिलेगी, हवा जितनी ज्यादा मिलेगी और पानी जितना व्यवस्थित मिलेगा, उतना तेजी से गन्ना बढ़ता है। अभी साउथ के अंदर आप जब गन्ने में जाएंगे तो अभी जनरली 9 से 10 महीने में हम गन्ने की फसल ले लेते हैं। वो लोग और लंबा इसको चलाते हैं, वो लोग इसको 16 महीने 18 महीने तक भी चलाते हैं, लेकिन उत्पादन हमसे 3 गुना ज्यादा 4 गुना ज्यादा ले लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, अभी गन्ने की जो स्पेसिंग है, एक समय गन्ना जो है वो 2 फीट पे लगता था, फिर 2.5 फीट पे हुआ, अभी 3 फीट भी लोग लगाने लगे हैं, 4 फीट 5 फीट पे भी लोग आ गए हैं। तो आप गन्ने में ये ध्यान रखें कि गन्ने में सूरज की रोशनी पर्याप्त आए, हवा पर्याप्त आए, इसलिए गन्ने का स्पेसिंग हमको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो हार्वेस्टर से कटाई हो रही है तो वो 5 फीट रिकमेंड कर रहे हैं मिनिमम, तो अभी उसकी वजह से ही सही पर वो स्पेसिंग अभी बढ़ती चली जा रही है। तो गन्ना पे पानी कितना देना है ये आपके खेत के ऊपर निर्भर करेगा, पर फिर भी जनरल रिकमेंडेशन जो है वो है कि 3 दिन के इंटरवल में आप 1-2 घंटे की आप सिंचाई करें। जी, थैंक यू भैया। प्रकाश मालपानी जी, आपका माइक ऑन है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। रत्नेश जी नमस्कार, मैं जबलपुर से प्रकाश मालपानी बोल रहा हूँ। अभी ये जो रेन पाइप्स आ गए हैं मार्केट में, इसके बारे में आपका कोई क्या ओपिनियन है? कौन से पाइप सर? उपयोग कैसे? रेन पाइप जो आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल मालपानी जी नमस्कार। रेन पाइप जो है वो अभी मार्केट आ गए, ये अलग वॉल थिकनेस के अंदर आए हुए हैं। अभी ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन में हम कंट्रोल्ड इरिगेशन देते हैं कि हमको कितना पानी अपने खेत में देना है। रेन पाइप के साथ ऐसा नहीं है, है ना। रेन पाइप में जो पानी है वो ज्यादा या कम मिल सकता है। रेन पाइप के अंदर कोई ड्रिपर नहीं है ना, उसके अंदर लेजर से होल किए हुए हैं या मैकेनिकल होल किए हुए हैं। तो किसी होल से ज्यादा पानी निकलता है, किसी होल से कम पानी निकलता है। हाँ जी। तो लेकिन ये सुविधाजनक है और बहुत सस्ता है, तो ये तेजी से पॉपुलर हुआ था। लेकिन जिन किसानों ने इसको एक बार इस्तेमाल में लिया, फिर उनको लगा कि नहीं ये उतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये उतना कंट्रोल्ड इरिगेशन और उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि पानी ज्यादा और कम खेत में होता है। उसके अलावा इसका वॉल थिकनेस कम होने से ये जल्दी फट भी जाता है। बाकी यदि आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं समझने के लिए, तो आप इससे समझ सकते हैं। मतलब ये स्टेप होती है कि आपने सबसे पहले एक बार इसको अपना लिया, तो फिर आपको लगेगा हाँ अब हम इससे आगे इसको अपग्रेड कर सकते हैं, हम ड्रिप इरिगेशन पे या स्प्रिंकलर इरिगेशन पे जा सकते हैं। तो रेन पाइप हमने तो ड्रिप ही लगाया है साहब अभी, लेकिन हमने कहा इसके बारे में बहुत लोग सोच कर रहे थे, तो हमने कहा कोई एक्सपर्ट से ही पूछे और समझे जो कि सही गाइड कर। बिल्कुल बिल्कुल सर, रेन पाइप अब बहुत जितना मतलब पॉपुलर हुआ, और हम भी बोलते हैं किसानों को, यदि कोई लगाना चाहता है कि लगाना गलत नहीं, आप लगा के देखें, आप लगाएंगे
तो फिर आप अगली स्टेप पे आएंगे। आप यदि डायरेक्ट, कई लोगों को लगता है ड्रिप इरिगेशन महंगा है, स्प्रिंकलर महंगा है, हम उनको बोलते हैं आप ठीक है लगा के देखो आप रेन पाइप। मतलब अभी आप जैसे ये ड्रिप इरिगेशन के जो पाइप है इसके अंदर ड्रिपर लगा हुआ है। एक बहुत ही सस्ता एक पाइप, एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आया था जिसको पेप्सी बोलते थे यहाँ निमाड़ और मालवा में, पतली लेटरल होती, उसके अंदर कोई होल नहीं आता था। तो जो किसान थे वो कांटे की सहायता से उसमें होल कर लेते थे, जहां आता था, जहां भी प्लांट आता था कॉटन में, वो इस्तेमाल किया। जब उसको इस्तेमाल किया तो उसकी महत्व पता चला, फिर उसके बाद उन्होंने अपग्रेड किया, ड्रिप इरिगेशन के लिए उन्होंने हिम्मत की, और फिर उसके बाद उसको ये इस्तेमाल में ला रहे हैं। थैंक यू। विकास भैया आप सवाल पूछ सकते हैं कोई भी जो चैट बॉक्स में हो। अरे पंकज भैया या आशुष सर आपने कोई भी? सर एक प्रश्न है जी, जसवंत जी का, निमच से पूछ रहे हैं कि अफीम की फसल में आपके अनुभव के आधार पर कौन सा सिस्टम सबसे कारगर साबित होगा? अफीम के जो पौधे होते हैं उनकी हाइट 4 से 5 फीट होती है, तो उसमें आप क्या सिस्टम बताएंगे उन्हें लगाने के लिए? ड्रिप सही रहेगा या स्प्रिंकलर? जी, अफीम के पौधे में ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा होता है। हमने नीमच में बहुत सारे खेतों में लगाया हुआ है, मंदसौर में भी लगाया हुआ है। जो कई और एडवांस किसान हैं उन्होंने ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों लगाया हुआ है। स्टार्टिंग में वो स्प्रिंकलर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वो ड्रिप इरिगेशन पे आते हैं। साथ ही इसमें बेड बना के यदि आप सिंचाई करते हैं तो बहुत फायदेमंद होता है। तो आप यदि ड्रिप सिस्टम पे जा सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है, आप ड्रिप पे जाइए। सर एक और प्रश्न है विकास पटेल जी का, होशंगाबाद से है। सर पूछ रहे हैं कि सब्सिडी में जो ड्रिप सिस्टम लगवाते हैं उसमें अपनी मनपसंद या अच्छी कंपनी का लगवा सकते हैं क्या? आजकल जिले में जो दुकान खुली हुई है वो सब लोग ऑनलाइन फॉर्म तो भरवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद में सर जो ISI मार्क वाली वो नहीं देते हैं और उसके बजाय दूसरी उनको ड्रिप दे देते हैं। तो यदि कभी कोई किसान लेना चाहे तो डायरेक्ट कंपनी से ले सकता है या किस तरह से इसका रहेगा? बिल्कुल ले सकते हैं सर। जो सब्सिडी की स्कीम्स हैं इनके अंदर क्या सिस्टम है कि सबसे पहले आपको आवेदन करना होता है। अभी टारगेट कम रहते हैं तो उस परिस्थिति में गवर्नमेंट लॉटरी करती है, या उनके पास जब टारगेट आते हैं तब वो टारगेट जोड़ने रहते हैं आपको। हाँ, जब भी सब्सिडी में लेते हैं आपको अच्छी से अच्छी कंपनी का आपको मटेरियल लेना चाहिए। जनरली आप किसान इरिगेशन का मटेरियल ले सकते हैं, जैन इरिगेशन का ले सकते हैं, नेटाफेम का ले सकते हैं। ये टॉप कंपनीज हैं जो क्वालिटी को लेके कभी कंसीडरेशन नहीं करते हैं। आप इसके अलावा क्योंकि दुकानदारों को जो हल्का माल है वो बेचने में उनको प्रॉफिट ज्यादा रहता है, तो वो आपको इंसिस्ट कर सकते हैं कि नहीं भाई इसका मिलेगा। लेकिन यदि सब्सिडी में आपका नाम आया है, आपकी फाइल आई है, तो आप स्वतंत्र हैं किसी भी कंपनी का सिस्टम लेने के लिए। आप इंटरनेट पे थोड़ा सा भी सर्च करेंगे तो हर कंपनी का आपको नंबर मिल जाएगा। अभी मेरा नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि नहीं दिख रहा है तो मैं अभी बोल देता हूं, आप मेरा नंबर लिख लें 9425062142 9425062142। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं या इंटरनेट से आप किसी भी कंपनी का देख के और अच्छी से अच्छी कंपनी का आप मटेरियल ले सकते हैं। जी सर। सर एक मेरा प्रश्न था, मैं पंकज पटेल सर खंडवा से बोल रहा हूँ सर। मेरा प्रश्न ये है कि सर आपने जो बोला था कि जो डिस्चार्ज होता है जो लेटरल्स का 1 लीटर या 4 लीटर के आसपास जो रहता है, तो सर ये किस तरह से डिफाइन होता है कि पर आवर चलता है या प्रेशर पे किस तरह से डिफाइन होगा कि 1 घंटे में इसमें से इतना डिस्चार्ज मिलेगा वो, या फिर कैसा रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल 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 सर, मैं बताऊंगा। ये क्या होता है पंकज जी कि ड्रिप इरिगेशन, ये इसके अंदर जो ड्रिपर का डिस्चार्ज है ये पर आवर के स्टैंडर्ड से बनता है। मतलब यदि 1 LPH का ड्रिपर है तो LPH लीटर पर आवर है ना, 1 लीटर पर आवर, 2 लीटर पर आवर, 4 लीटर पर आवर। जनरली ये 3 साइज के जो ड्रिपर हैं वो चलते हैं। सर ये जो जमीन का टेक्सचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमको लेटरल्स में से डिस्चार्ज कितना चाहिए? जैसे कि क्या होता है कि जो हल्की लाल मिट्टी होती है जी, उसमें गीला जल्दी हो जाता है, और जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हमको जो लेटरल्स का डिस्चार्ज है अपनी सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या? उस हिसाब से भी सोचना चाहिए क्या?
हाँ, वो भी एक दृष्टिकोण है, लेकिन सबसे पहले तो हमको पानी कितनी देर मिलने वाला है जी जी और हमारे यहाँ गर्मी कितनी पड़ती है। जी, जैसे निमाड़ से जैसे हूँ मैं सर, निमाड़ हाँ, में हमारे यहाँ निमाड़ में आप जो है वो 2 लीटर 30 सेंटीमीटर जी या फिर 4 लीटर 40 सेंटीमीटर के ड्रिप लाइन पे जाएं, उससे कम के डिस्चार्ज पे बिल्कुल भी ना जाएं। जी सर मैं और मतलब सीड प्रोडक्शन में हूँ प्याज के, तो मेरे को सर 4.5 महीने लगभग पानी चाहिए होता है। दिसंबर मतलब अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक चलता है। तो सर ठीक है। उसके लिए चाह रहा था, क्योंकि मैंने अभी इस बार खरीदा है सर 5 एकड़ का, और मैं 5 एकड़ का और खरीदना चाह रहा था। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि उसमें सही सिस्टम क्या होगा सर, 2 लीटर वाला होगा या 4 लीटर वाला? पंकज जी देखिए, मैं दोनों चीज आपको बताई कि यदि 2 लीटर के साथ आप जाते हैं तो आपको 30 सेंटीमीटर का ड्रिपर चूज करना है जी सर। है ना, और यदि 4 लीटर के साथ जाते हैं तो 40 सेंटीमीटर वाला ड्रिपर आपको चूज करना है। रत्नेश जी, ये प्याज की खेती के लिए और खासतौर पे सीड प्रोडक्शन के लिए, जिसमें कि अम्बेल जो फूल आता है वो बड़ी बूंदों के साथ टूटे नहीं, तो क्या मिनी स्प्रिंकलर भी इसमें अच्छा रह सकता है? बिल्कुल सर, मिनी स्प्रिंकलर इसमें अच्छा रहता है, और आप उससे छोटा ड्रॉपलेट चाहते हैं तो माइक्रो स्प्रिंकलर पे आप जा सकते हैं। और नहीं की उपलब्ध स्थिति में आप ड्रिप को भी कर सकते हैं, जैसे पानी हाँ जी, ड्रिप में फिर फूल गिरने की संभावना तो ड्रिप में 0 हो जाती है आपकी। तो यदि आप सीड प्रोडक्शन में जाते हैं तो ड्रिप इरिगेशन ज्यादा अच्छा है। हाँ जी। विक्रम चौधरी बांका भागलपुर बिहार से, इनने एक सवाल किया है कि क्या ये स्प्रिंकलर का यूज कर सकते हैं गोभी वर्गीय या टमाटर वर्गीय फसलों में? देखिए, गोभी और इनके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, टमाटर के लिए भी, कि आप ड्रिप इरिगेशन पे जाएं, आप स्प्रिंकलर पे ना जाएं, क्योंकि गोभी के अंदर जो है वो पानी भरता है, उसके कारण सड़न की जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। तो उसमें आप ड्रिप पे जाएं, स्प्रिंकलर पे ना जाएं। लेकिन क्या मैं विक्रम चौधरी बोल रहा हूँ, क्या मिनी स्प्रिंकलर से फिर भी वो प्रॉब्लम उसमें कंटिन्यू करेगा? कैसा सर? मैं विक्रम चौधरी बोल रहा हूँ, जिसका क्वेश्चन अभी आपने लिया। जी जी तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मिनी स्प्रिंकलर यूज करने पे भी वो गोभी में वो प्रॉब्लम आएगा, कॉलीफ्लावर में? कॉलीफ्लावर में आप यूज कर सकते हैं, पर जो बंद गोभी है हाँ, उसमें आप स्प्रिंकलर का उपयोग ना करें, इसके लिए ड्रिप इरिगेशन का रिकमेंड है। और टमाटर में भी जो है आप ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करें। और ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर में एक डिफरेंस मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब भी कोई लैटरल्स हमने लगाया तो उसमें तो एक स्पेसिफाइड पॉइंट्स पे जो भी डिस्टेंस है उसमें होल हो गई। तो क्या अगर मैं आज एग्जांपल की मैं क्रॉप रोटेशन करता हूँ इन कमिंग सीजन फ्रॉम वन प्लॉट टू अनदर, तो क्या मैं उस पाइप को उठा के मैं किसी और प्लॉट पे जाके फिर यूज कर सकता हूँ, या मेरी वो फिक्स हो गई उस प्लॉट के लिए, मैं वो डिसाइड किया, तो इट्स ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी उसमें मैं सोचना होगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर क्या है सर, जो मैंने अभी आपको बताया कि ड्रिपर का स्पेसिंग जो है वो जैसे 40 सेंटीमीटर 4 लीटर का है, या 30 सेंटीमीटर 2 लीटर का है। तो इसको जब हम चलाते हैं तो ये पूरे बेड को, मतलब लगभग 2 फीट के एरिया को गीला करके चलता है। तो उसमें आप कोई भी फसल लगाएं वो उसको सूट करेगा। मतलब कोई भी फसल आप लगाएं, मतलब आपने अभी आलू लगाया या लहसुन लगाया या प्याज लगाया या अदरक लगाया है या गोभी लगाया है या गन्ना लगाया, कुछ भी लगाया है, वो सेम सिस्टम ही आपकी सारी सब्जियों के लिए और सारे रो क्रॉप्स जिनको बोलते हैं उनके लिए सुटेबल रहेगा। और एक चीज मुझे समझनी है, जैसे हमने नर्सरी या जो बेड, आजकल जो सिस्टम जो ट्रेडिशनल वे से लोग हट रहे हैं या जो लोग समझ पा रहे हैं, तो कोई भी चीजों को आज के टाइम में एक बेड बना के एक प्रॉपर डिस्टेंस में ही करना ऑलवेज अच्छा है, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर, जो कि मुझे पानी से, एक्सेस पानी से भी मुझे बचा सकूं, और जितनी रिक्वायरमेंट है वो मैं अपने एज पर रिक्वायरमेंट, कहीं जहां स्प्रिंकलर की जरूरत है मैं स्प्रिंकलर यूज कर लूं, और जहां मुझे ड्रिप की जरूरत है वहां ड्रिप यूज कर लूं। बिल्कुल 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 सर। तो दिस शुड बी मोर इफेक्टिव ऑलवेज। बिल्कुल बिल्कुल। विक्रम जी, किस जिले से हैं आप? आई एम फ्रॉम बिहार, बांका डिस्ट्रिक्ट। बांका से, ओके ओके। देखिए, टेक्निकली एक कुछ और 2 चीजें हैं जो आपने पूछी थी, वो ये है कि आपने पूछा है पाइप जो है आप बाद में दूसरे फील्ड में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स
जो पॉइंट है उस जगह से अलग करके भी पाइप आप बाद में कर सकते हैं। और मतलब इसमें क्या है सर, जैसे अभी ड्रिप अभी अपन ने समझा ना कि यदि आपने उसकी फिक्स फिटिंग करा ली है, सबमेन लाइन हमने यदि जमीन के अंदर अंडरग्राउंड कर ली है, तो अगले खेत में भी आपको दूसरी सबमेन जो है वो लगानी होगी। ओके, है ना। और यदि इसको स्प्रिंकलर पाइप पे आपने लगाया है तो फिर उसको आप इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन हम फिर वापस जाते हैं, यदि आपने गवर्नमेंट सब्सिडी में अप्लाई किया है, गवर्नमेंट सब्सिडी से आप ले रहे हैं, तो वो स्प्रिंकलर पाइप के ऊपर इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो इसको अंडरग्राउंड फिटिंग ही चाहते हैं। तो ये तो मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा करके किसानों ने इसको पोर्टेबल सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया है। बाकी ये पोर्टेबल सिस्टम नहीं है ड्रिप इरिगेशन। करेक्ट, ठीक है, ओके, धन्यवाद सर। आप में से किसी अन्य का कोई सवाल हो तो हम लोग सेशन को कंप्लीट कर सकें। अभी एक विकास पटेल जी का एक सवाल इसमें दिख रहा है मुझे। इसमें ये चूहों से की समस्या इसमें ड्रिप इरिगेशन में इनको आती है, उसके लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा। चूहे जो है वो ड्रिप को काटते हैं, मतलब देखिए गिलहरी भी पानी इसको काटती है ड्रिप लाइन को, और चूहे भी काटते हैं। तो उनसे बचाने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि गिलहरी से बचाने के लिए है, गिलहरी जो है वो पानी के लिए इसको काटती है। तो जहां आपकी गिलहरी है वो पेड़ों के ऊपर ही रहती है, तो उन पेड़ों के आसपास यदि आपने पानी रख दिया है तो गिलहरी आपकी लेटरल को नहीं काटेगी। और आप चाहते हैं कि वहां से गिलहरियां भग जाएं, तो एक सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पे उस पेड़ के जो तने पे एक हिस्से में लगभग 1 फीट की उस पे आप थोड़ा ऊपर, मतलब अपने 6 फीट हाइट पे फिर 1 फीट की एक पूरी चारों तरफ जो है वो उसमें ग्रीस लगा दें, तो वो चिकना हो जाएगा। तो गिलहरी ना ऊपर चढ़ पाएगी और ना ही नीचे उतर पाएगी। तो धीरे धीरे गिलहरियों की समस्या आपकी वहां कम होती जाएगी, और जगह जगह पानी रख देंगे तो वो वहां से पानी पिएगी, आपकी लेटरल को नहीं काटेगी। चूहे का जो सिस्टम है, तो यदि हम फर्टिगेशन प्रॉपर करते रहें तो उसके कारण बदबू आती है, तो उसके कारण जो है वो आपके चूहे जो वो कम से कम लैटरल को काटेंगे। और उसके अलावा जो है दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि खेत का हम जो इंटरवल है, इरिगेशन का इंटरवल, वो बहुत ज्यादा ना रखें। कई जगह कई किसान क्या करते हैं कि एक बार बहुत पानी दे देते हैं, फिर बहुत दिन बाद वापस से पानी देते हैं। तो ऐसा ड्रिप लगा के कोई फायदा नहीं है, ऐसा इरिगेशन करके कोई फायदा नहीं है, फ्लड इरिगेशन जैसा ही हो गया। तो यदि आपके खेत में नमी रहेगी तो पानी से चूहा डरता है, नमी वाली जगह पे चूहा घर नहीं बनाता है, वो पाइपलाइन को नहीं काटेगा। और जहां से कट कर दे वो आपको पता है, जहां भी चूहे ने काट दिया वहां से काटें, और 1.5-2 रुपए के अंदर उसका ज्वाइनर मिलता है, उस वहीं से वापस से उसको कनेक्ट कर दें। हाँ जी, अमरीश कुमार गुप्ता, आपका सवाल था कुछ, आपने हैंड रेज किया, आपका परिचय। नमस्ते सर। सर मैं अमरीश कुमार गुप्ता हूँ, गोंडा यूपी से सर हूँ। और सर मेरा एक एफपीओ है, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में चलाता हूँ सर। हमारे उससे कई किसान सर जुड़े हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ सर, जैसे मैं अपने सर किसानों को ड्रिप इरिगेशन का या स्प्रिंकलर इरिगेशन का सर जो है, अगर मैं उनको जानकारी या अवेयरनेस के लिए आपको सर साथ में लेके एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, सर क्या हो सकता है ऐसा कुछ? बिल्कुल हो जाएगा सर। जी जी, आप जब चाहें तब ये करा सकते हैं हम। वहाँ पे गोंडा में हमारा डीलर नेटवर्क भी है, यूपी में हमारे पास लड़के भी हैं, वो वहाँ जाके, अभी खैर अभी कोरोना में तो पॉसिबल नहीं है, बाद में सर अभी नहीं, बाद में सर जब खत्म होगा तब कराना चाहे तो बिल्कुल हम उसमें मदद करेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम कहीं पे भी हो ऑल ओवर इंडिया, जो भी लोग जुड़े हुए हैं मैं उनको बोल दूं, अवेयरनेस प्रोग्राम कहीं पर भी हो ऑल ओवर इंडिया, हम आपके साथ हैं, हम उसमें मदद करेंगे। क्योंकि सर हमारे गोंडा में सर इसके लिए सर बहुत जानकारी अवेयरनेस कम है, इसलिए बहुत कम ही लोग लगवा रहे हैं। इसके बारे में जानकारी अवेयरनेस अच्छा हो, सरकार सब्सिडी कितनी देती है, क्या देती है, आप कितना कैसे लगता है, अगर उनको जानकारी होगी तो जरूर लगवाएंगे वो सर। बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल हम तो सर हमारे यहाँ गन्ने की खेती सर अधिकतम होती है, गन्ने की खेती। और सर पानी का सर यूज जो है सर बहुत करते हैं, बर्बाद करते हैं सर। अभी हमने देखा हमारे गाँव में ही है सर, हमारे यहाँ सर मक्के की खेती होती है सर, उन्होंने पानी भरा है, सारा पानी बह के सर तालाब में चला, खेत में पानी नहीं रुका है वहाँ पे, सारा पानी भरा हुआ, खेत में पानी ही नहीं है सर। और पानी खूब भरते हैं सर, चला देंगे मोटर सर, दिन भर मोटर ही चलता रहता है, बिजली फ्री मिलती है, चलाते रहते हैं। तो उसके लिए सर पानी का बचत होगा और भी होगा सर, को जानकारी अगर मिल जाएगी सर तो लोग ऐसा यूज करेंगे। बिल्कुल सर, आप जब चाहें तब ये कर सकते हैं हम। सर ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
सत्य धाकेर जी, आपका सवाल है कुछ? जी सर, परिचय दीजिए आपका और सवाल रखिए। कहाँ से हैं आप? हेलो, आपकी आवाज, हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। चित्तौड़गढ़ असम से। आप चैट बॉक्स में लिखिए, थोड़ा कुछ कट के आई आवाज आपकी, तो आप चैट बॉक्स में सवाल लिख दीजिए आपका। और आप में से अन्य किसी का भी कोई सवाल हो तो अगले 2 सवाल जो हैं अपेक्षित हैं जो आप अपने रख सकें। इसके बाद ये सेशन जो है ये खत्म किया जाएगा, क्योंकि समय सीमा भी हमें ऐसा करने के लिए बाध्य करती है। जी, स्वागत है आपका। आप में से कोई भी जो है आपके सवाल रख सकें आपके परिचय के साथ। ऐसा मुमकिन है कि अब शायद सारी शंकाएं जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो चैट बॉक्स में अगर कोई सवाल ना हो तो हम इस सेशन के एंड की तरफ बढ़े। ठीक है, आज की जो परिचर्चा हुई है इसमें इस सेशन के वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आदरणीय प्रणव व्यास सर उज्जैन से, आपने सीट सर्टिफिकेशन ऑफिसर के पद से अभी जो है सेवानिवृत्ति हासिल की है। लेकिन इसके पहले जो है मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर मिंटू जॉब सर, रांची में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप, और ड्रिप इरिगेशन और ग्रीन हाउस में आपका बहुत बढ़िया कार्यक्षेत्र रहा है। तो सर, आपका कुछ विशेष अगर इस बारे में सुझाव हो कोई भी तो आप सर प्लीज जरा अपना माइक ऑन करें और कुछ सुझाव सर आपको हम सभी किसानों के लिए। अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज अपना माइक जो है वो अनम्यूट कीजिए। संभव है शायद किसी टेक्निकल कारण से सर का नेटवर्क नहीं हो, तो वोट ऑफ थैंक्स के इस सेशन के आगे दौर में हम चलते हैं श्री प्रणव व्यास सर जी से। आपका सवाल जो भी है, आपके जो वोट ऑफ थैंक्स की जो भी है तो आप पर संचालित करें। आदरणीय रत्नेश गौरव जी, आज आपने एक किसान पुत्र होने का पूरा फायदा किसानों को दिया। यदि आप किसानी से जुड़े नहीं होते तो शायद इतनी सरलता से, इतने अच्छे तरीके से इस जटिल विषय को किसानों के सामने प्रस्तुत इतने अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, ऐसा मेरा सोचना है। ये समय आपके कार्य क्षेत्र का सबसे व्यस्ततम समय रहता है, इसके बावजूद भी आपने किसानों के लिए समय निकाला और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने इतनी सरल तरीके से किसानों को इसके महत्व के बारे में जो जानकारी दी है, हम सभी उससे जो है बहुत अभिभूत हैं और आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका, और सचमुच में आज जो है ये इसकी बारीकियों को समझने का मुझे भी अवसर मिला। तो निश्चित रूप से हर किसान जो इससे जुड़ा हुआ था उन्होंने इसका पूरा लाभ उठाया होगा, और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में वो इसको अपनाएंगे भी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपका हृदय से पुनः एक बार मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद जी। मेरी तरफ से भी बलराम संदेश टीम और सभी कृषक भाइयों का धन्यवाद कि इतने अच्छे से मुझे सुना आपने और अपने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं। आगे भी कभी भी किसी को भी मेरी जरूरत हो तो बिल्कुल मैं 24 घंटे आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो परिचर्चा थी इसमें हम 7 राज्यों के प्रतिनिधित्व किसानों के साथ
इस संचालन को संपूर्ण कर सके। और आपका विशेष आभार कि आपने अपनी कार्य सीमा के विपरीत जाते हुए इस रात्रिकालीन परिचर्चा को निःशुल्क किसानों तक पहुंचाया और एक बहुत ही संपूर्ण जानकारी जो है वो आज के और वो बल्कि जायद के इस मौसम में सूक्ष्म सिंचाई पर भी, जिससे कि जल बचत हो सके और किसान जो है ऐसी टेक्नोलॉजी को घर बैठे अपने मोबाइल या अन्य संसाधनों से सुन पा रहे हैं। तो आप सभी का यहाँ पे उपस्थित होने के लिए और आज की चर्चा को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बलराम, स्वस्थ रहिए, संतुष्ट रहिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।